मेरा नाम पाकी है। मैं एक मिडिल क्लास परिवार से हूँ। मेरे माता पिता मुझे ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहते थे। फिर भी जिद करके मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। कॉलेज के पहले ही दिन मुझे किसी लड़के से प्यार हो गया। फिर किसी कारणवश हम दोनों अलग हो गए। पढ़ाई पूरी होते ही मेरे पिता ने मेरा रिश्ता कर दिया। परंतु जब मैंने लड़के को देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह तो पाखी एक मिडिल क्लास लड़की थी। देखने में बहुत खूबसूरत थी। लंबे बाल, पतली सी गर्दन, नाजुक से गुलाबी होंठ, बड़ी बड़ी काली आंखें, गोरा रंग, 5 फुट 6 इंच की हाइट, दुबली पतली सी, और अभी वह मात्र 16 साल की थी। पाखी पढ़ने में भी बहुत होशियार थी, परंतु उसके घर के हालात ऐसे नहीं थे कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई बिना किसी परेशानी के अच्छी तरीके से कर सके। पाखी के पिता महेंद्र जी की कमाई इतनी नहीं थी कि वो उसकी शादी में होने वाले खर्च को उसकी पढ़ाई पर खर्च कर सके। वो एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क हैं। उन्होंने पाकी को साफ साफ कह दिया था कि बेटा 12वीं के बाद बीए कर लेना और उसके बाद हम तुम्हारी शादी कर देंगे। पर पाकी के सपने कुछ और थे और वह अच्छी तरह से पढ़ाई करना चाहती थी। नौकरी करके अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। वे अपने पिता के साथ घर के आर्थिक हालात में कुछ सहयोग करना चाहती थी, क्योंकि वे 3 बहन भाई हैं। पाकी की एक छोटी बहन और एक छोटा भाई भी है। वह चाहती थी कि वे पढ़ लिख कर अपने भाई और बहन को भी पढ़ने में सहयोग करें। इसलिए उसने पढ़ाई में दिन रात एक कर दिया और 10th फर्स्ट डिवीजन के साथ अच्छे नंबरों से पास किया। उसके बाद 12th भी फर्स्ट डिवीजन से पास किया और दिन रात मेहनत करके एक फेमस यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन ले ही लिया। पाखी आज पहली बार कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। आज पाखी का यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। पहला दिन होने के कारण उसके दिल में थोड़ी घबराहट थी। उसने वाइट लेगिंग और पिंक कलर की घुटनों तक की कुर्ती पहनी हुई थी। खुले बाल, आंखों में काजल और होंठों पर हल्की पिंक कलर की लिपस्टिक, और उसका मासूम चेहरा किसी को भी एक पल में आकर्षित करने के लिए काफी था। पाखी जैसे ही तैयार होकर कमरे से बाहर निकली, मम्मी के बोलने से पहले ही दादी ने कहा, देख पाखी, तू जिद करके इतने बड़े कॉलेज जा रही है, पर कोई ऐसा वैसा काम मत करियो जिससे हमारी घर की इज्जत पर आंच आए। सीधी जाना और पढ़कर सीधी वापस घर आना। कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। पाखी अपनी दादी के पास आई और दादी के गले में अपनी बाहें डालकर बोली, दादी आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिसके लिए आपको शर्मिंदा होना पड़े। अच्छा दादी, अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। ये कहकर पाखी घर से बाहर निकल गई और कॉलेज जाने के लिए ऑटो कर लिया। ऑटो में बैठे बैठे उसे अपने सारे सपने और सारी मेहनत याद आ गई। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती थी, पर घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे कि उसके पापा किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट की मोटी फीस भर सकें। इसलिए कैसे उसने खूब मेहनत की और उसे फेमस बीएस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल ही गई। बीएस यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, जहाँ अधिकतर स्टूडेंट्स अमीर परिवारों से आते थे। आज अपने सपने को पूरा होता देखकर उसके मन में खुशी और घबराहट दोनों हो रही थी। ऑटो से उतरकर वो यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंची। यूनिवर्सिटी को देखकर उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। यूनिवर्सिटी पहुंचकर वो नोटिस बोर्ड पर अपनी क्लास ढूंढने लगी। वो नोटिस बोर्ड पर देखकर अपनी क्लास की तरफ चल पड़ी। अचानक पीछे से आवाज आई, हाय। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक लड़की मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। उसने घुटनों तक की ब्लू ड्रेस पहन रखी थी, घुंघराले काले बाल, चेहरे पर लाइट मेकअप और हाथ में एक पर्स ले रखा था जो काफी महंगा लग रहा था। दिखने से ही पता चल रहा था कि लड़की काफी अच्छे और संपन्न घर से है। तुम्हारा नाम पाखी है ना? उस लड़की ने दोबारा कहा। हाँ। तुम बीटेक कंप्यूटर साइंस में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हो? उसने फिर कहा। हाँ, पर आपको कैसे पता? आप मुझे कैसे जानती हो? पाखी ने हैरानी से उससे पूछा। वो क्या है ना, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। मैं काफी दिनों से तुम्हारा पीछा कर रही थी, लड़की ने सीरियस सा फेस बनाते हुए कहा। पाखी ने हैरानी से उसे देखा और बोली, पर मेरा पीछा? आप मेरा पीछा क्यों कर रही हैं? पाखी एक बार को घबरा ही गई। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। ये तुम्हारा आई कार्ड गिर गया था नोटिस बोर्ड के पास, मैंने देख लिया तो तुम्हें देने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे आ गई, लड़की ने खिलखिलाते हुए कहा। ओह, थैंक यू सो मच। हाय, मेरा नाम मिताली है और हम दोनों एक ही क्लास में हैं। मिताली ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। हाय, मेरा नाम पाखी है। पाखी ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा। चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने हमारा मिलना हो गया, मिताली ने उसका आई कार्ड लौटाते हुए कहा।
अच्छा लगा आपसे मिलकर। क्लास चले? हाँ बिल्कुल। दोनों क्लास की तरफ जाने लगी। अपनी क्लास के बाहर जैसे ही वे दोनों पहुंची तो अंदर का माहौल देखकर दोनों ही हैरान रह गई। क्लास में कुछ सीनियर्स थे जो टेबल पर बैठे बाकी जूनियर्स को ऑर्डर्स दे रहे थे, या फिर ये कहें कि रैगिंग कर रहे थे। वो दोनों क्लास के अंदर नहीं जाना चाह रही थी। तभी सीनियर्स की नजर पाखी और मिताली पर पड़ी तो वो कुछ ऐसा खुश हुए जैसे कोई शिकारी अपने नए शिकार को देखकर होता है। उनमें से एक लड़का उनके पास पहुंचा और बोला, अरे आप दोनों यहाँ क्यों खड़ी हैं? आइए अंदर आइए और इस क्लासरूम की शान बढ़ाइए। वो दोनों हल्के कदमों से क्लास के अंदर पहुंची। अब वो दोनों समझ चुकी थी कि अब वो फंस चुकी हैं। वो कुल 8 सीनियर थे जिनमें 5 लड़के और 3 लड़कियां थीं। वैसे ही यार एक बात माननी पड़ेगी, इस बार फर्स्ट ईयर तो महक रही है, एक से बढ़कर एक खूबसूरत गुलाब से। उनमें से एक लड़के ने पाखी को ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देखते हुए कहा। उसकी नजर पाखी को चुप सी गई। कहना क्या चाहते हो धीरेन? हम क्या खूबसूरत गुलाब नहीं है? सीनियर्स में से एक लड़की ने कहा जो शायद उनकी तारीफ बर्दाश्त नहीं कर पाई। यू आर द क्वीन ऑफ यूनिवर्सिटी स्वीट हार्ट, बट आज तो यूनिवर्सिटी में कुछ ज्यादा ही बाहर आई हुई है। इतना कहते हुए वे पाखी के गालों को छूने लगा और सब हंस दिए। तड़ाक! अगले ही पल क्लासरूम थप्पड़ की आवाज से गूंज उठा। क्लास में सन्नाटा छा गया। धीरेन अपना गाल पकड़े खड़ा था जो लाल पड़ चुका था और पाखी उसको गुस्से से भरी लाल आंखों से देख रही थी। सब एक पल के लिए सदमे में आ गए। धीरेन को भी इसकी उम्मीद नहीं थी, पर अगले ही पल वो संभल गया। तेरी इतनी हिम्मत! कहते हुए वो पाखी की तरफ बढ़ा कि पाखी ने एक लात उसकी टांगों के बीच में मारी। इस बार धीरेन वहीं पसर गया। अब उसमें उठने की हिम्मत भी नहीं थी। मिताली मुंह फाड़े पाखी की तरफ देख रही थी, जबकि पाखी का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वह गुस्से में बोली, कभी भी किसी लड़की को कमजोर समझकर पंगे मत लेना। जरूरी नहीं है कि हर लड़की कमजोर हो जो तुम्हारी बदतमीजी सहन कर ले। सीनियर्स में से 2 लड़के धीरेन को संभालने के लिए उसकी तरफ भागे और बाकी के लड़के पाखी की तरफ बढ़े। एक लड़के ने पाखी की तरफ मारने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि पाखी के पीछे से एक मुक्का आकर उस लड़के की नाक पर लगा और वो वहीं ढेर हो गया। पाखी पीछे पलटी तो एक लड़का जिसका नाम नीलेश है खड़ा था। उसकी हाइट 6 फुट थी। बड़ा ही हैंडसम लड़का था। व्हाइट कलर की हाफ स्लीव टी शर्ट में उसका कसरती बदन और उसकी हाई पर्सनैलिटी जच कर सामने आ रही थी। यूनिवर्सिटी की सभी लड़कियां उसकी दीवानी थी और उसके एक मुस्कुराहट पर मर मिटती थी। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि रैगिंग अपनी लिमिट्स में रहकर करना। नीलेश ने गुस्से में उन लड़कों को घूरते हुए कहा। वो सॉरी यार, हम तो बस मजाक कर रहे थे। सामने खड़े लड़के ने घबराते हुए कहा, मजाक और बदतमीजी में बहुत फर्क होता है। अब निकलो यहाँ से तुम सब। वैसे भी बहुत बेइज्जती करवा चुके हो तुम सब अपनी। नीलेश के इतना कहते ही वो सब धीरेन को सहारा देते हुए वहां से चले गए। आई एम सॉरी गर्ल्स, नीलेश ने पाखी और मिताली की तरफ देखकर कहा। फिर क्लास की तरफ देखते हुए कहने लगा, हेलो जूनियर्स, वेलकम टू द बीएस यूनिवर्सिटी। माय नेम इज नीलेश एंड आई एम योर सीनियर एंड प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट यूनियन। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी हर तरह से मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। इतना कहकर वो पाखी की तरफ मुड़ा। यू आर रियली ए ब्रेव गर्ल। हर लड़की को इतना मजबूत बनना चाहिए। इतना कहकर नीलेश बाहर निकल गया और पाखी उसे जाते देखती रह गई। वो उसकी पर्सनैलिटी, उसके बिहेव से बहुत प्रभावित हो गई और ना चाहते हुए भी पाखी को नीलेश भा गया। उसे शायद पहले ही नजर में नीलेश से प्यार हो गया। नीलेश के जाते ही मिताली ने अपने खुले हुए मुंह से कहा, वाह क्या बात है लेडी धारा सिंह, ओए होए तूने तो मोचा ही मोचा दिला दिया। पाखी भी मिताली की इस बात पर हंसे बिना ना रह सकी। उस हादसे के बाद पाखी की क्लास के लड़के उससे थोड़ा दूरी ही बनाकर रखते थे। कुछ समय बाद धीरेन ने उस हादसे के लिए उसे सॉरी भी बोला। पाखी ने भी सब कुछ भूल कर बात को खत्म करके आगे बढ़ना ही ठीक समझा। पाखी और मिताली की अच्छी जमने लगी थी और वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। नीलेश कभी कभी पाखी को दिख जाता तो उसकी धड़कनें तेज हो जाती, पर उससे बात करने की हिम्मत वो कभी नहीं जुटा पाती थी। एक दिन क्लास लेने के बाद मिताली और पाखी कैंटीन में बैठी थी। एक बर्गर, 2 समोसे और एक कोल्ड ड्रिंक मिताली ने वेटर को ऑर्डर दिया और फिर पाखी की तरफ देखते हुए पूछा, तू क्या लेगी? ये इतना सब कुछ जो तूने मंगवाया है वो क्या तेरे अकेले के लिए है? पाखी ने उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, बिल्कुल। मिताली ने बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहा, मर मोटी तू ही खा, फुटबॉल बन जाएगी खा खा कर।
गोलू फट जाएगी एक दिन तू, भुक्कड़ कहेगी। पाकी ने उसके पेट पर आ रही एक्स्ट्रा फैट पर एक चिकोटी काटकर ताना मारते हुए कहा, लेडी धारा सिंह, मैं मोटी हो रही हूँ तो इससे तुझे जलन क्यों हो रही है? मुझे तो बचपन से ही मोटी होने का बड़ा शौक था। अब मोटी हो रही हूँ तो तुझसे देखी नहीं जा रही मेरी खुशी। मुझे तेरी तरह जीरो फिगर का कोई शौक नहीं है, समझी? हवा का तेज झोंका आया तो तू उड़ जाएगी, समझो। एक बात कान खोल कर सुन ले, जब तू उड़ेगी तो मैं तुझे नहीं बचाने आऊंगी, समझी? मिताली ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। मिताली थोड़ी गोल मटोल शरीर की थी, इसलिए पाखी उसे प्यार से गोलू कहती थी। देख, मैं पहले ही बता रही हूँ कि मैं अपने खाने में से तुझे कुछ भी नहीं देने वाली। मत दे, फुटबॉल बनने का शौक नहीं है मुझे। भैया, मेरे लिए मैंगो शेक ले आइए। पाखी ने वेटर को ऑर्डर दिया। थोड़ी ही देर में वेटर ऑर्डर ले आया और मिताली अपने बर्गर और समोसों पर टूट पड़ी। उसे इस तरह से खाता देखकर पाखी से रहा नहीं गया और बोली, कितना खाएगी तू? बस कर गोलू, ये लास्ट का समोसा मेरे लिए छोड़ दे। मैंने तुझे पहले ही मना किया था कि मैं तुझे कुछ नहीं देने वाली, अब मैं नहीं दूंगी। मिताली ने अपने समोसे को कब्जे में लेते हुए कहा। फट जाएगी खा खा कर, दे इधर। पाकी उसके हाथ से समोसा छीनने लगी और दोनों ही उस समोसे पर अपना कब्जा करने के लिए झपटने लगी। मिताली ने पाकी से समोसा छीना और आधा समोसा एक बार में ही अपने मुंह में ले गई। गर्ल्स, ये दुनिया का आखिरी समोसा नहीं था। दोनों ने आवाज की तरफ पलट कर देखा। ये नीलेश था जो काफी देर से उनके पास खड़ा समोसे की लड़ाई देख रहा था। उसने पहले ही हाय बोला था, लेकिन पाखी और मिताली समोसे की लड़ाई में इतनी बिजी थी कि उन्होंने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। नीलेश के बोलते ही दोनों लड़कियां उसकी तरफ पलटी। मिताली का मुंह समोसे से भरा हुआ था और पाखी के एक हाथ में आधा समोसा और एक में चटनी थी। नीलेश को देखते ही दोनों एकदम स्टेचू बन गई। नीलेश ने पास पड़ी एक चेयर को सरकाया और उनके पास आकर बैठ गया। उसने वेटर को बुलाया और ऑर्डर दिया, मोनू 2 समोसे और एक चाय लिया। जी भैया, अभी लाया। दोनों ही 3 समोसे। मिताली ने उसे बीच में ही रोककर कहा। मोनू ने हाँ में सिर हिलाया और चला गया। पाखी ने मिताली को खा जाने वाली नजरों से देखा। क्या ऐसे क्या देख रही हो? तुमने मेरा आधा समोसा बर्बाद कर दिया। मिताली ने बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहा। सही है, वैसे भी मिस मिताली भूख से काफी दुबली हुई जा रही थी। सही से खाने भी नहीं देते लोग बेचारी को। नीलेश ने मिताली का मजाक उड़ाते हुए कहा। तो मिताली ने उसे गुस्से से घूरा। मिताली ने कुछ कहना ही चाहा था कि पाखी ने उसे बीच में टोक दिया। सर, आप यहाँ? मेरा मतलब आप फर्स्ट ईयर से मिस पाखी है ना? नीलेश ने उसे बीच में टोकते हुए पूछा। जी सर। तो आपने ही इस साल के एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया है? जी सर। एक्चुअली मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक प्रपोजल लेकर आया हूँ। नीलेश के मुंह से प्रपोजल की बात सुनकर पाखी और मिताली उसे हैरानी से देखने लगी, जैसे वो कोई शादी का प्रपोजल लेकर आया हो। प्रपोजल मतलब? सर, मैं कुछ समझी नहीं। तब तक वेटर भी समोसा और चाय लेकर आ गया। नीलेश ने उन्हें भी समोसा लेने का इशारा किया और आगे कहने लगा, एक्चुअली मैं और मेरी टीम एक न्यू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं। हमें फर्स्ट ईयर से किसी को सिलेक्ट करना था। क्योंकि तुमने इस साल एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया है तो प्रोफेसर गुप्ता ने तुम्हारा नेम सजेस्ट किया। तो अगर तुम इस प्रोजेक्ट में मेरी टीम ज्वाइन करती हो तो तुम्हें इस प्रोजेक्ट के एक्स्ट्रा क्रेडिट्स भी मिलेंगे और ये फ्यूचर में भी तुम्हारे लिए हेल्प करेगा। ओके सर, मैं ज़रूर ज्वाइन करूँगी। सर, आई एम वेरी लकी कि आपने मुझे चूज़ किया। पाखी ने खुशी से चहकते हुए कहा। ओके, कल ठीक 9 बजे कंप्यूटर लैब में मिलना। और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि ये प्रोजेक्ट मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और हमारे पास समय भी कम है, तो मुझे कोई लापरवाही नहीं चाहिए। श्योर सर, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। ओके, तो हम कल मिलते हैं। इतना कहकर नीलेश अपनी सीट से खड़ा हो गया। वो जाने को हुआ ही था कि अचानक पाखी बोल पड़ी। सर, वो मैं आपको उस दिन के लिए थैंक यू बोलना चाहती थी। इसमें थैंक यू जैसी कोई बात नहीं मिस पाखी, मुझे तो आपको सॉरी बोलना चाहिए। मेरी दी हुई छूट का फायदा उठाकर ही धीरेन ने ऐसी हरकत करने की कोशिश की। तभी मिताली भी पाखी के पास आकर खड़ी हो गई और बोली, आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, गलती ना आपकी ही है। ऐसे छिचोरे लड़कों को यूनिवर्सिटी से निकाल देना चाहिए। जाने कैसे उसके घर वाले उस छिचोरे को बर्दाश्त करते होंगे। उसके घर में भी जरूर कोई छिचोरा होगा, तभी तो वो मेरा छोटा भाई है। नीलेश ने उसे बीच में टोकते हुए कहा। मिताली के तो जैसे गले से आवाज ही निकलना बंद हो गई। पाखी और मिताली दोनों ही हैरानी से मुंह फाड़ कर नीलेश को देखने लगी। नीलेश वहां से जाने लगा।
फिर कुछ सोच कर वो पलटा, वैसे पाकी, उस दिन तुमने जैसे धीरेन का सामना किया और गलत का विरोध किया, उस सब से मैं काफी इम्प्रेस हुआ। आई लाइक योर ब्रेवरी। इतना कहकर वो चला गया। पाकी ने मिताली के सर पर एक चपत लगाते हुए कहा, तू चुप नहीं रह सकती थोड़ी देर? जब देखो बिना सोचे समझे कुछ भी कह देती है। अरे मुझे थोड़ा ही ना पता था कि वो उसका भाई निकलेगा, कहाँ वो छिचोरा और कहाँ ये। मैं तो कहती हूँ तू ये प्रोजेक्ट को रहने ही दे। ये जरूर इन दोनों भाइयों की कोई चाल होगी तुझसे बदला लेने की। ये जरूर तुझसे बदला लेने के लिए ही ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। बस कर भुक्कड़, तू अपना दिमाग मत चला, तू कुछ भी मत सोच, रहने दे, रहम कर और ये समोसे ठूस। ये कहकर पाकी ने उसके मुंह में समोसा ठूस दिया। अगले दिन नीलेश ने पाकी को बाकी के टीम मेट से मिलवाया। उनकी टीम में नीलेश के साथ 4 लोग और थे, 2 लड़के और 2 लड़कियां, जिनमें विकास, मोहित, नैना और विशाखा थी। विकास और नैना सेकेंड ईयर से थे और विशाखा थर्ड ईयर से। नीलेश और मोहित फाइनल ईयर से थे। नीलेश ने पाकी का परिचय बाकी सबसे करवाया। सब काफी मिलनसार थे, पर पाकी को विशाखा थोड़ी अजीब लगी थी। वह बहुत ज्यादा घमंडी थी। उसने पाकी से ठीक से बात भी नहीं की। पाकी भी उसे हेलो बोलकर बाकी सबके साथ घुलने मिलने लगी। अगले ही दिन से पाकी और नीलेश अपनी टीम के साथ प्रोजेक्ट पर काम करने में लग गए। समय कम था और काम ज्यादा, इसलिए सब दिन रात एक करके अपने काम में लगे हुए थे। पाकी और नीलेश भी एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे। नीलेश सचमुच धीरेन से बहुत अलग था। नीलेश हमेशा स्टूडेंट्स की मदद के लिए आगे रहता था। पाकी अब नीलेश को और भी पसंद करने लगी थी। नीलेश भी पाकी से बहुत प्रभावित रहता और हमेशा उसके काम और सोच की तारीफ करता। बहुत कम समय में ही दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। अब तो दोनों लंच भी साथ ही करते। अक्सर जब उन्हें काम करते हुए देर हो जाती तो नीलेश अपनी बाइक पर पाकी को घर से थोड़ी दूरी पर छोड़ आता था, क्योंकि पाकी को डर था कि उसके घर वालों ने अगर उसे नीलेश के साथ देख लिया तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। उनके सभी टीममेट्स को यही लगता था कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर विशाखा से उनकी नजदीकियां बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो नीलेश से प्यार करती थी और किसी भी तरह से उन दोनों को अलग करना चाहती थी। विशाखा अब पाकी से बहुत ज्यादा चिढ़ने लगी थी। नीलेश और पाकी मन ही मन एक दूसरे को बहुत चाहने लगे थे। नीलेश को तो जैसे पाकी के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता था, पर फिर भी वह पाकी से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था। विशाखा को अब नीलेश और पाकी की नजदीकियां बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। वो उन दोनों को अलग करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी और इसीलिए उसने एक प्लान बनाया। प्रोजेक्ट अब लगभग पूरा हो चुका था। परसों से एग्जाम शुरू होने वाले थे। क्लास खत्म होते ही पाकी ने नीलेश को फोन किया, पर वो फोन नहीं उठा रहा था। पाकी ने उसके फोन पर मैसेज किया कि मैं लंच करने के लिए कैंटीन जा रही हूँ, आप भी मुझे वहीं मिलना। मैसेज करके वो और मिताली कैंटीन चले गए। कैंटीन में पाकी काफी देर तक नीलेश का वेट करती रही, पर ना तो नीलेश ने फोन उठाया और ना ही मैसेज का रिप्लाई किया, क्योंकि वह प्रोफेसर्स के साथ मीटिंग में था। जब से पाकी ने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था, तब से पाकी और नीलेश ज्यादातर साथ ही लंच करते थे। क्यों उसके चक्कर में ये समोसे ठंडे कर रही है? उसे भूख होगी तो आ जाएगा, तू तो खाने पर उसका ऐसे वेट कर रही है जैसे तू उसकी बीवी हो। मिताली ने अपना बर्गर खाते हुए कहा। पाकी ने उसे गुस्से से देखा और उसका बर्गर छीन लिया। अरे क्या कर रही है, दे मेरा बर्गर। ठीक है ठीक है, भगवान करे तू उसकी बीवी बन जाए और जिंदगी भर उसका खाने पर वेट करे। बस अब खुश? अब तो मेरा बर्गर दे दे। कुछ भी बकती रहती है पूरे दिन, कुछ तो सोचा कर बोलने से पहले। पाकी ने उसका बर्गर देते हुए कहा। अब अगर तुझसे बात करने से पहले भी मुझे सोचना पड़े तो तू मेरी काहे की दोस्त हुई? और सही तो कह रही हूँ, कब से भूखी बैठी है, उसे आना होगा तो आ जाएगा, कोई बच्चा नहीं है वो। खाने के मामले में बच्चों से भी कम नहीं है नीलेश। एक बार काम करने बैठ गए तो बस खाना पीना भूल जाते हैं। मैं एक बार लैब में देख कर आती हूँ। ये कहकर पाकी वहां से चली गई। लैब में जाकर देखा तो वहां सिर्फ मोहित था। हेलो मोहित सर, आपको पता है नीलेश सर कहाँ है? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे सर मत कहा करो, बुद्धू वाली फीलिंग आती है मुझे। और आपको पता है ना नीलेश सर क्या कहेंगे फिर, कि तुम अपने सीनियर्स की रेस्पेक्ट नहीं करती। वो खड़ूस और उसकी खड़ूस बातें, तुम्हें जरूरी है उसकी सारी बातें मानना? बिल्कुल, फिर तो तुम्हारा देवर बनकर ही इस सर से पीछा छूटेगा। इस बार ये बात मोहित ने थोड़ी धीरे से कही। पाकी ने सुन लिया था और उसके गोरे चेहरे पर शर्म से लाली छा गई, पर फिर भी अनजान बनकर बोली, क्या कहा आपने सर? मैंने क्या कहा? कुछ भी नहीं। और वो नीलेश तो आज लेब आया ही नहीं। ओह ओके सर।
अगर वो आ जाएं तो उन्हें कहना कि मैं लंच के लिए उनका वेट कर रही हूँ। ओके, मैं उसे कह दूंगा। पाखी मुड़कर जाने लगी कि तभी मोहित ने उसे टोका। पाखी मुड़कर जाने लगी कि तभी मोहित ने उसे टोका। पाखी, अगर तुम यहाँ आ ही गई हो तो मेरी प्रोग्रामिंग में थोड़ी हेल्प कर दो। काफी देर से कर रहा हूँ पर एरर आ रहा है। ओके सर। पाखी और मोहित कंप्यूटर पर काम कर रहे थे कि अचानक लाइट चली गई और पूरी लैब में अंधेरा छा गया। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मोहित बोला, लाइट चली गई पर फिर भी जनरेटर ऑन क्यों नहीं हुआ अभी तक? चलो चलकर बाहर देखते हैं। पाखी अपनी जगह से खड़ी हो गई। मोहित ने अपने मोबाइल की टॉर्च को ऑन कर लिया। जैसे ही पाखी खड़ी होकर चलने लगी तभी उसका पैर किसी वायर में उलझ गया और वो गिरने ही वाली थी कि मोहित भी तब तक खड़ा हो गया था। उसने जल्दी से पाखी को गिरने से बचा लिया। पाखी और मोहित एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। तभी नीलेश लैब में आ गया। उसकी नजरें मोहित और पाखी पर टिक गईं। उसने अपने हाथ की मुट्ठियां भींच ली। पाखी को मोहित के इतने करीब अकेले लैब में देखकर उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। वहीं नीलेश के अचानक से अंदर आने पर पाखी और मोहित भी हड़बड़ाकर दूर हो गए। मोहित समझ गया कि नीलेश ने हालातों को गलत समझ लिया है। वो नीलेश के पास गया और बोला, अरे यार नीलेश, अच्छा हुआ जो तू आ गया। वो लैब की लाइट उसकी बात पूरी करने से पहले ही नीलेश ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। मोहित पास वाली टेबल पर जा गिरा। नीलेश उसे इग्नोर करके पाखी की तरफ बढ़ा। पाखी को तो कुछ भी समझ ही नहीं आया कि अचानक एक ही पल में कितना कुछ हो गया। वो उलझन और डर से नीलेश की तरफ देख रही थी। नीलेश उसकी तरफ बढ़ा और गुस्से में उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। क्यों धोखा दिया तुमने मुझे? मुझे प्यार के सपने दिखाकर तुम मेरे ही दोस्त के साथ रंगरलियां मना रही थी। नीलेश के मुंह से ऐसी बातें सुनकर गुस्से और दर्द से पाखी की आंखों से आंसू की धारा बह चली। ये आप क्या बोल रहे हो? मैं तो। पाखी की बात पूरी होने से पहले ही नीलेश ने गुस्से में उसकी तरफ हाथ उठाया ही था कि मोहित ने बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लिया। पागल हो गया है तू? कैसी बकवास कर रहा है? हमारी बात तो सुन ले। अब भी कुछ सुनने को बाकी रह गया? तू तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था ना। तू अच्छे से जानता था कि मैं पाखी से प्यार करता हूँ, फिर भी तूने मुझे धोखा दिया। इतना कहकर नीलेश गुस्से में मोहित की तरफ झपट पड़ा और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। पाखी ने उनके बीच जाकर उन्हें छुड़वाने की कोशिश की पर नीलेश ने उसे धक्का दे दिया और उसका सर सीधे टेबल के कोने से जा लगा। उसके सर से खून बहने लगा और वो बेहोश हो गई। जब पाखी की आंख खुली तब वो यूनिवर्सिटी के मेडिकल रूम में थी। उसके पास मिताली बैठी थी। पाखी ने नीलेश को ढूंढने के लिए नजर घुमाई तो उसे नीलेश कहीं नहीं दिखाई दिया, पर गेट के पास मोहित दीवार से टेक लगाए खड़ा था। तुम्हें ये चोट कैसे लगी बेटा? मेडिकल रूम की इंचार्ज ने उससे पूछा। वो मैम मेरा पैर अंधेरे में किसी चीज़ में उलझ गया था और मैं टेबल से टकरा गई। पाखी ने मोहित की तरफ देखते हुए कहा। ओके, चोट थोड़ी गहरी है तो तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा और समय से ड्रेसिंग भी करवाती रहना। जी मैम। मिताली ने सहारा देकर उसे उठाया। मोहित भी आगे बढ़कर उसकी हेल्प करवाने आया पर पाखी ने उसे हाथ दिखाकर दूर से ही रोक दिया। पाखी, नीलेश को गलतफहमी हो गई है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं उसे। पाखी ने उसे बीच में रोकते हुए कहा। आपको अगर उनसे कुछ कहना ही है तो सिर्फ इतना कहिए कि मैं उनसे प्यार नहीं करती। हाँ, रेस्पेक्ट ज़रूर करती थी, जिसके लायक वो है ही नहीं। अब अगर उन्हें थोड़ी भी शर्म बाकी है तो मेरे सामने कभी नहीं आए। इतना कहकर पाखी मिताली के साथ वहाँ से चली गई। वहीं गेट के पीछे खड़ा नीलेश ये सब सुन रहा था। उसके साथ विशाखा भी खड़ी थी, जिसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। वहीं नीलेश की आंखें गुस्से से लाल थी। नीलेश ने गुस्से में मुट्ठियां भींच ली और दीवार पर मुक्का दे मारा। उसके बाद पाखी और नीलेश हमेशा एक दूसरे के सामने आने से बचते थे। एग्ज़ाम टाइम था तो पाखी सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए ही यूनिवर्सिटी जाती। दोनों के फ्रेंड्स ने उनका पैचअप करवाने की बहुत कोशिश की पर नीलेश एक अमीर घर का लड़का था। वह अपने गुस्से में और पाखी अपनी जिद के कारण नहीं झुकी। नीलेश तो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम देकर चला गया पर पाखी उसे कभी भूल नहीं पाई। उसके दिल में हमेशा उसके पहले प्यार के अधूरे रह जाने की टीस रह गई। वक्त गुजर गया और इस बात को 3 साल हो गए। अभी पिछले महीने ही पाखी का बीटेक फाइनल ईयर का रिजल्ट आया था, जिसमें पाखी ने टॉप किया था और उसका एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट भी हो गया था। पर पापा
और दादी ने यह कहकर ज्वाइन नहीं करने दिया कि अब जो करना है शादी के बाद ससुराल वालों की मर्जी से करना। पाखी अपना मन मार कर रह गई और कर भी क्या सकती थी। अपने घर के हालातों से वो भली भांति परिचित थी। वो जॉब करके अपने माँ पापा की मदद करना चाहती थी, पर उसके मम्मी पापा के लिए उसके पैरों पर खड़े होने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी शादी होना था। इसलिए जब उसकी माँ ने उसे आदित्य के रिश्ते के बारे में बताया तो उसने खामोशी से हाँ में सिर हिलाकर रिश्ते के लिए अपनी मंजूरी दे दी और एक सप्ताह के अंदर ही उसका रिश्ता आदित्य से तय हो गया। आदित्य एक आर्किटेक्ट इंजीनियर था और बेंगलुरु में एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में एक अच्छी सैलरी पैकेज के साथ इंजीनियर की पोस्ट पर था। उसका परिवार भी बहुत भला था। पाकी के पिता आजकल बहुत बीमार रहते थे, इसीलिए वे चाहते थे कि पाकी की शादी उनके रहते अच्छे से हो जाए। उसके पिताजी को शादी की जल्दी थी तो पहले ही मुहूर्त में 20 दिन बाद उनकी शादी तय कर दी गई। आदित्य को बार बार छुट्टी मिलना मुश्किल था, इसलिए तय हुआ कि आदित्य शादी के समय ही आएगा। शादी का दिन भी पास आ गया। शादी में बस 3 दिन रह गए थे। आज आदित्य भी आने वाला था और आज उनकी पहली मुलाकात भी होने वाली थी, जैसा कि उनके घर वालों ने तय किया था। पाखी तो बेसब्री से आज के दिन का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसने अभी तक लड़की की फोटो तक नहीं देखी थी। उसे बिना फोटो देखे ही शादी के लिए हाँ कर दी थी। शायद नीलेश की वजह से उसे फोटो देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर वो शादी से पहले एक बार लड़की को जरूर देखना चाहती थी। आज उसने हल्के पीच रंग की साड़ी पहनी थी, कानों में छोटे इयररिंग्स और हाथों में साड़ी से मैच होती हुई पीच रंग की चूड़ियां, जो उसके गोरे हाथों को और भी खूबसूरत बना रही थी। आज पाकी की ससुराल से उसके लिए शादी का जोड़ा और दुल्हन का कुछ सामान लेकर आदित्य और उसके जीजा जी आए थे। आदित्य की अपने जीजा जी के साथ बहुत बनती थी और इसीलिए वो उन्हें जिद करके अपने साथ लाया था। आदित्य शर्मीले स्वभाव का था। अपने शर्मीले स्वभाव के कारण उसे आज पाकी से मिलने में झिझक हो रही थी। आदित्य और उसके जीजा जी एक कमरे में बैठे हुए पाकी का इंतजार कर रहे थे। जब पाकी की माँ उसे कमरे में लेकर पहुंची तब आदित्य के हाथ में चाय का कप था। जैसे ही आदित्य ने पाकी को देखा तो वो अपनी नजरें उस पर से हटा ही नहीं पाया। उसकी आंखें पाकी पर ही जम गई और उसका हाथ चाय का कप लिए हुए हवा में ही जम गया। वो ये भी भूल गया कि उस कमरे में उसकी होने वाली सास और जीजा जी भी हैं। उसे ख्याल ही नहीं रहा कि कब पाकी उसके सामने वाले सोफे पर आकर बैठ गई। पाकी के बैठने के बाद भी जब आदित्य ने अपनी नजरें नहीं हटाई तो उसके जीजा जी ने उसके कान के पास फुसफुसाकर कहा, साले साहब, ये आपकी ही होने वाली बीवी है, बस करो, आंखों ही आंखों में खा जाओगे क्या। उनकी आवाज सुनते ही आदित्य जैसे नींद से जागा और उसके हाथ में चाय की प्याली हड़बड़ाहट से छलक गई और सब उसकी इस हरकत पर हल्के से मुस्कुरा दिए। पाकी अभी तक नजरें झुकाई ही बैठी थी। दादी ने उसे पहले ही समझा रखा था कि ज्यादा चबर चबर ना करियो और चुपचाप बैठी रहियो, इसलिए अपनी मम्मी के होते हुए उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी नजरें भी उठाने की। वो अपनी मम्मी के वहां से जाने का इंतजार कर रही थी। तब मोहित ने खड़े होते हुए कहा कि आंटी जी, हमें अकेले में बात करने का इन्हें मौका देना चाहिए। हाँ रोहित जी, वो मुझे आपसे शादी की तैयारियों के बारे में बात करनी थी, आप मेरे साथ आए, पाकी की मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा और वो दोनों बाहर चले गए। पाकी अभी तक नसें झुकाई ही बैठी थी। मम्मी के जाते ही उसने मुस्कुराते हुए नसें उठाई, पर अगले ही पल उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। आदित्य वैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता था जैसा उसने अपने सपनों के राजकुमार के बारे में सोच रखा था। वो नीलेश जैसा बिल्कुल नहीं था। शायद वे आदित्य की तुलना नीलेश से कर रही थी, इसलिए उसे आदित्य में कुछ भी अच्छा नजर नहीं आ रहा था। हाइट तो उसकी भी 6 फीट के लगभग थी, पर रंग सांवला था। ठीक ठाक से साधारण नैन नक्श, पर इतने बुरे नहीं थे। अगर गौर से देखो तो आकर्षक दिखाई देते थे। सिंपल फुल स्लीव वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट, सब कुछ एकदम साधारण ही लगा उसे। पाकी ने तो सोचा था कि बेंगलुरु में इंटरनेशनल कंपनी में काम करने वाला बंदा काफी डैशिंग होगा, पर उसे आदित्य की साधारण सी पर्सनैलिटी देखकर एक ही पल में अपने सारे सपने टूटते हुए नजर आए। कमरे में काफी देर तक खामोशी ही फैली रही। वो मैंने सुना है कि आप कंप्यूटर्स में बहुत अच्छी हैं। उस कमरे की खामोशी को तोड़ते हुए आदित्य ने झिझकते हुए बातों की शुरुआत करने की कोशिश की। जी, पाकी ने बस इतना ही कहा। तो आप शादी के बाद भी नौकरी करना चाहती हैं?
आदित्य ने बात को थोड़ा और आगे बढ़ाने की कोशिश की। क्यों, आप नहीं चाहते क्या? पाखी ने उसकी तरफ देखते हुए बेरुखी से कहा। अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। ये तो अच्छी बात है, बिल्कुल आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहती हैं। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। आदित्य को लगा उसके इस जवाब से शायद पाखी खुश हो जाएगी, पर पाखी की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया और फिर एक बार कमरे में खामोशी पसर गई। इस बार पाखी ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए, बाहर सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इतना कहकर पाखी खड़ी हो गई। आदित्य भी खड़ा हो गया। पाखी जैसे ही बाहर जाने लगी, आदित्य ने उसे पीछे से आवाज लगाई, पाखी जी। जी। पाखी ने पीछे मुड़ते हुए कहा, वो मैं आपके लिए लाया था। आज हम पहली बार मिल रहे हैं तो। आदित्य ने पैक हुए गिफ्ट को उसके सामने करते हुए कहा, हमारी शादी इतनी जल्दी में तय हुई कि कुछ सोचने का समय भी नहीं मिला, पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि मैं और मेरा परिवार हमेशा आपका ख्याल रखेंगे और मुझे आप बहुत पसंद है। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। एक सांस में अपनी बात कहकर आदित्य बाहर निकल गया और पाखी वही हाथ में गिफ्ट लिए खड़ी रह गई। रात के 10 बज रहे थे। आज फिर से पाखी अपने कमरे की खिड़की खोलकर आसमान को निहार रही थी, पर आज उसके चेहरे पर वो चमक नहीं थी। उसकी सारी उम्मीदों के टूटने की वजह से आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे सबने जानबूझकर उसे धोखा दिया हो। उसने आज शाम को अपने माता पिता से कह दिया कि वो ये शादी नहीं करना चाहती। घर में बहुत बवाल हुआ। सबने उसे समझाया, डांटा भी, पर पाखी पर तो जैसे कोई भूत सवार था। वो किसी की भी सुनना नहीं चाहती थी। जब पाखी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुई तो पिताजी ने उसे घर की इज्जत का हवाला दिया। पिताजी ने तो उसे यहाँ तक कह दिया कि अगर उसने अब शादी से इनकार किया तो वे अपनी जान दे देंगे। दादी ने उसे डांटा भी और प्यार से भी बहुत समझाया कि अच्छे लोग हैं। पाखी की माँ ने उसे खानदान की इज्जत को पैरों तले ना रोंदने का हवाला देकर समझाते हुए कहा, बेटी, इस घर की इज्जत अब तेरे हाथ में है। ऐसा कुछ भी मत करना कि हम किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहें। लड़का भी अच्छा है, घर बार भी अच्छा है, खानदानी लोग हैं। पर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वे क्या करे। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वे आदित्य से शादी नहीं करना चाहती थी। पाखी अपने कमरे में आ गई और उसने कमरे की खिड़की से एक नजर आसमान में चमकते चांद पर डाली और अंदर आकर आईने के आगे खड़ी हो गई। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और उसके होठों के ठीक नीचे एक तिल जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। एक पल के लिए वो खुद की खूबसूरती से गर्वित हो उठी। क्या कमी थी उसमें जो उसे जीवन से ये समझौता करना पड़ रहा है? पढ़ी लिखी है, सुंदर है, पर फिर भी मम्मी पापा को वो बोझ ही क्यों नजर आती है? कॉलेज में कितने ही हैंडसम लड़के उसके एक हाँ के लिए आगे पीछे घूमते रहते। नीलेश तो उससे शादी भी करना चाहता था, पर उसने किसी को भाव नहीं दिया, सिर्फ अपने मम्मी पापा के कारण। और फिर उसे याद आया आदित्य का चेहरा। उसके दिल से एक आह निकली, आह, मम्मी पापा ने ये क्यों किया? कहाँ मैं और कहाँ वो आदित्य? कुछ भी तो खास नहीं है उसमें जो वो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर पाए। मैं कैसे ऐसे इंसान के साथ जिंदगी बिता पाऊंगी जिसे मेरी नजर ने पहले ही नजर में नकार दिया? मेरी सब सहेलियां मुझ पर हंसेंगी। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया तो नीलेश का फोन था। इतने साल बाद इस समय नीलेश का फोन देखकर वो चौंक गई। उसने खुद को संभालते हुए फोन उठाया। पाखी, मेरे साथ ऐसा मत करो यार, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। हमारे बीच एक गलतफहमी हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। क्या कमी है मुझ में या मेरे प्यार में जो तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो? उस तरफ से नीलेश की रोते हुए आवाज आई। नीलेश, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मेरी शादी होने वाली है। तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। पाखी ने उसे समझाते हुए कहा। पाखी, तुमने मेरे प्यार को कभी समझा ही नहीं। मैं तुम्हें किसी और की होते हुए नहीं देख सकता। तुम एक बात अच्छे से समझ लो, जिस दिन तुम्हारी शादी होगी वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये कहकर नीलेश ने फोन काट दिया। पाखी परेशानी में वहीं खड़ी होकर अपना फोन देखती रही। आज 3 साल बाद आकाश की आवाज सुनकर उसके जख्म फिर से हरे हो गए। वो पहले ही इस शादी से खुश नहीं थी और अब ऊपर से उसका पुराना प्यार उसे बुला रहा था। 3 दिन बाद उसकी शादी थी। उसने एक बार भी अपने पापा की इज्जत के बारे में नहीं सोचा।
किसी के समझाने का उस पर कोई असर नहीं हुआ। इस समय वे बस अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में ही सोच रही थी। उसने बहुत सोचा और एक ऐसा फैसला ले लिया जिसने सबकी जिंदगियों में उथल पुथल मचा दी, और शादी से एक रात पहले अपना सारा सामान पैक करके चुपचाप निकल गई। उसने अपने पापा के लिए एक चिट्ठी लिख छोड़ी जिसमें उसने अपने पिता से घर छोड़कर जाने के लिए माफी मांग रखी थी। नीलेश ने पाकी को दिल्ली बुलाया था। उसने दिल्ली जाने वाली ट्रेन पकड़ी और हमेशा के लिए अपने बाकी रिश्ते पीछे छोड़ गई। सुबह उठकर जब पाकी के घर वालों को पता चला कि वे घर छोड़कर भाग गई है तो हंगामा मच गया। सब उसे ढूंढने के लिए इधर उधर भागे। उसका फोन भी बंद आ रहा था। पाकी को ढूंढते ढूंढते शाम होने को आई थी, पर उसका किसी को कुछ भी पता नहीं चला। जब उसके मिलने की उम्मीद खत्म होने लगी तो आदित्य के घर वालों को भरे दिल से उन्होंने सारी बात बताई। वो लोग बारात की तैयारियां कर रहे थे। जैसे ही उनके पास पाकी के भाग जाने की खबर पहुंची तो वो लोग भी शॉक्ड रह गए। जल्दबाजी में सब तैयारियां रोककर आदित्य अपने माँ बाप, बहन और जीजा जी को लेकर पाकी के घर पहुंचा। वहां पहुंचकर देखा तो सारा घर गमगीन था। दादी और माँ का रो रो कर बुरा हाल था। छोटा भाई और बहन भी एक तरफ बैठे रो रहे थे। पाखी के पिता भरी आंखों से बोझल कदमों से आदित्य के सामने पहुंचे और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। उनके सीने में भयंकर तूफान मचा हुआ था। आज उनकी बेटी उनके सिर की पगड़ी को उछाल कर चली गई। सबके सामने उन्हें बेइज्जत कर दिया। इस शर्मिंदगी को वे झेल नहीं पाए और वहीं पर बेहोश होकर गिर गए। उनको बेहोश होता देखकर सबके हाथ पांव फूल गए। सब भागकर आगे आए और उन्हें हॉस्पिटल ले गए। आदित्य और उसका परिवार वापस अपने घर आ गए। सभी रिश्तेदारों में बात फैल चुकी थी। लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। आदित्य तो पूरी तरह टूट चुका था। वो अगले ही दिन बेंगलुरु वापस आ गया। इस बात को 2 महीने हो चुके थे, पर वो उसके बाद अपने घर नहीं गया। उसे लोगों की नजरों में अपने लिए परिहास दिखाई देता था। समय बहुत तेजी से गुजरा। पाकी को घर से भागे 2 महीने हो चुके थे। रात के 12:30 बज रहे थे। आदित्य अभी तक ऑफिस में कंप्यूटर के आगे बैठा अपना काम कर रहा था। सर, आप कितनी देर और रुकेंगे यहाँ? ये ऑफिस का चौकीदार था जो पहले भी 3 बार आकर यही सवाल पूछकर जा चुका था। बस थोड़ी देर और लगेगी, आदित्य ने बिना कंप्यूटर से चेहरा हटाए जवाब दिया। आप कहीं तो आपके लिए कुछ चाय कॉफी बना लूं? नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, आप जाइए। चौकीदार वहां से चला गया। आधे घंटे बाद आदित्य के हाथ कंप्यूटर पर रुक गए। उसने अपना चश्मा उतारा और आंखें बंद करके चेयर पर पसर गया। ये लगभग उसका रोज का ही काम हो गया था। वो देर रात तक ऑफिस में ही काम करता रहता। घर उसे काटने को तोड़ता था। 2 महीने पहले हुए उस हादसे के कारण उसने अपना ट्रांसफर दिल्ली करा लिया था। उसने खुद को बस अपने काम में ही चुपो दिया था। थोड़ी देर बाद वो उठा और अपना सामान समेटकर ऑफिस से निकल लिया। तब तक रात के 1 बज चुके थे। सुनसान सड़क पर आदित्य की गाड़ी चलती जा रही थी कि अचानक एक लड़की सड़क की दूसरी साइड से भागते हुए आई। आदित्य ने हड़बड़ाहट में एकदम से ब्रेक दबाए, पर तब तक वो लड़की उसकी कार से टकरा चुकी थी। वो भागकर अपनी गाड़ी से उतरा तो देखा कि वाइट कलर का सूट पहने एक लड़की उसकी गाड़ी के सामने पड़ी थी। वो लड़की की तरफ बढ़ा और उसका चेहरा पलटा। आदित्य ने जैसे ही लड़की का चेहरा देखा, वो हैरानी में एक झटके से उससे दूर हो गया। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि पाकी थी। आदित्य ने कभी कल्पना भी नहीं की थी पाकी से कभी दोबारा इस तरह से मुलाकात होगी। पाकी के सिर से खून बह रहा था। उसे देखकर एक बात तो साफ थी कि ये चोटें उसे गाड़ी से टकराने की वजह से नहीं लगी थी। तभी उसे पास की झाड़ियों से कुछ आवाजें सुनाई दी। कहाँ गई वो लड़की? जल्दी ढूंढो उसे। आदित्य को ये समझते देर नहीं लगी कि वे लोग पाकी को ही ढूंढ रहे थे। उसने जल्दी से पाकी को गोद में उठाया और गाड़ी की पिछली सीट पर लेटा दिया और गाड़ी स्टार्ट करके फुल स्पीड में निकल गया। उसके वहां से निकलने के साथ ही कुछ लोग झाड़ियों से बाहर निकल गए हाथ से। उनमें से एक आदमी ने सर झटकते हुए कहा। आदित्य तेजी से गाड़ी चला रहा था। उसे डर था कि कहीं वे लोग उसका पीछा नहीं कर रहे हों। पाकी बेहोशी में ही कुछ बड़बड़ा रही थी। घर पहुंचकर उसने लॉक खोला और फिर गाड़ी से पाकी को उठाकर अंदर लाकर बेड पर लेटा दिया। जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ा, पाकी ने उसका हाथ पकड़ लिया। पाकी अभी भी बेहोशी में कुछ कह रही थी। पाकी बेहोशी की हालत में थी और कुछ बड़बड़ा रही थी।
आदित्य ने जब ध्यान से सुना तो वह कह रही थी, नीलेश तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की। पाखी लगातार बड़बड़ाई जा रही थी। पाखी की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कुछ नशा छाया हो। आदित्य ने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और उसके माथे पर लगे खून को साफ करके पट्टी कर दी। रात के 2:30 बज रहे थे, सर्दियों के दिन थे। उसने पाखी को कंबल ओढ़ा दिया और खुद बाहर आकर हॉल में सोफे पर लेट गया। पाखी की बातें सुनकर वो परेशान हो गया था। पाखी को देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साथ कुछ गलत हुआ हो। आदित्य अपनी आंखें बंद करके लेट गया। आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने 2 महीने पहले के दृश्य गुजरने लगे। कितना खुश था वो पाखी के साथ अपनी शादी को लेकर। उसे तो पहली नजर में ही पाखी से प्यार हो गया था। पर पाखी शादी से 2 दिन पहले रात को घर छोड़कर भाग गई। उस दिन के बाद से वो पाखी से नफरत करने की कोशिश करता था, पर आज पाखी को इस हालत में देखते ही उसकी नफरत छूमंतर हो गई। सुबह के 6 बजे थे। आदित्य वहीं हॉल में ही सोफे पर ही सो गया था। अचानक कुछ गिरने की आवाज से उसकी आंख खुली तो वो बेडरूम की तरफ भाग कर गया। वहां जाकर देखा तो पाखी जमीन पर बैठी अपना पैर पकड़ कर करहा रही थी। शायद वो उठने की कोशिश कर रही थी और संभल नहीं पाने के कारण गिर गई थी। उसके हाथ लगने से ही पास की टेबल पर रखा हुआ फ्लावर पॉट भी गिर गया था। आदित्य दौड़कर उसके पास पहुंचा। क्या कर रही हो तुम? अभी तुम इस लायक नहीं हो कि अपने आप खड़ी हो सको। आदित्य को देखकर पाखी एकदम हैरान रह गई। आप यहाँ में कैसे आई? तुम्हें शायद याद नहीं, कल रात कुछ गुंडे तुम्हारा पीछा कर रहे थे। उनसे बचकर भागते भागते तुम मेरी गाड़ी से टकराकर बेहोश हो गई। मैं तुम्हें वहां से लेकर निकल गया। मैंने तुम्हें जगाने की भी बहुत कोशिश की, पर तुम नशे में थी, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ही मेरे घर ले आया। पाखी को उसके साथ कल रात हुई सारी घटनाएं याद आ गई। मैं आपको खड़े होने में मदद करता हूँ। आदित्य की आवाज के साथ ही पाखी वर्तमान में लौटी। आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे सहारा देकर उठाना चाहा, पर पैर हिलाते ही उसके पैर में तेज दर्द उठा और वो लड़खड़ा गई। आदित्य ने उसे पकड़ लिया। लगता है तुम्हारे पैर में गहरी चोट लगी है। इतना कहकर आदित्य ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। पाखी हैरानी से उसकी तरफ देखती रही। आदित्य ने उसे पेड़ पर लिटा दिया। पाखी को पैर में बहुत अधिक दर्द था। तुम आराम करो, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ और तुम्हारे खाने के लिए भी कुछ लाता हूँ। ये कहकर आदित्य बाहर चला गया। पाखी आदित्य को देखकर बहुत परेशान हो गई थी, पर इस समय वे दर्द से बेहाल थी। थोड़ी देर बाद आदित्य एक ट्रे में चाय और बिस्किट लेकर आ गया। कुछ खाकर ये पेन किलर ले लो, इससे तुम्हें दर्द से कुछ आराम मिलेगा। इतना कहकर वो बाहर चला गया। पाखी ने दर्द में तड़पते हुए जैसे तैसे कुछ खाया और दवाई ले ली। थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी आ गया। डॉक्टर पाखी का चेकअप करने के बाद बाहर आ गया और आदित्य से बोला, पैर में फ्रैक्चर हो गया है, प्लास्टर लगाना पड़ेगा। आपको इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलना पड़ेगा। ठीक होने में कम से कम 1 महीना लग जाएगा। आदित्य ने अपनी बेचैनी को छुपाते हुए पूछा, और कुछ? क्या और कोई प्रॉब्लम भी है? मैं जानता हूँ तुम क्या जानना चाहते हो। सब ठीक है, उसे ड्रग्स दिया गया था। शरीर की चोटें बताती हैं कि उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई है, पर कुछ गलत होने से बच गई है वो। उसका शरीर बहुत कमजोर है, जैसे कई हफ्तों से ठीक से कुछ खाया ना हो। आदित्य ने डॉक्टर से कहा, मुकुल, मैं नहीं चाहता ये बात कहीं भी लीक हो। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुम इसका इलाज यहीं घर पर करो। ठीक है आदि, मैं यहीं घर पर ही सारा इंतजाम कर देता हूँ। पर ये लड़की कौन है? कुछ सोचकर आदित्य ने कहा, कोई जान पहचान वाली है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इतना कहकर डॉक्टर मुकुल वहां से चला गया। पाखी को प्लास्टर चढ़ गया था, अब उसे दर्द में भी आराम था। आदित्य ने आज ऑफिस से छुट्टी कर ली थी। क्या मैं तुम्हारे घर पर खबर कर दूं? शाम को आदित्य ने पाखी के पास आकर कहा, मेरे घर क्यों? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अगर तुम चाहती हो किसी को इन्फॉर्म करना तो मैं कर देता हूँ, तुम्हारे घर या फिर और किसी को। आदित्य ने जानबूझकर लास्ट के शब्दों को थोड़ा जोर देकर बोला, मेरा कोई नहीं है, न कोई घर न कोई और। आपको किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके साथ जो किया उसके बाद भी आपने मेरी इतनी मदद की, उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। पर मैं आपको और अधिक तकलीफ नहीं दूंगी और जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी।
पाखी ने सिर झुकाए बिना भावों के कहा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये जानना चाहता था कि वो शख्स कहाँ है जिसके लिए मैं घर से भागी थी। पाखी ने आदित्य की बात को बीच में काटते हुए कहा, नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं जानती हूँ कि मैंने आपके साथ जो किया उसकी कोई माफी नहीं है, पर मैं आपके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाऊंगी। मैं जल्द से जल्द कोई दूसरा इंतजाम कर लूंगी। पाखी ने सिर झुकाए धीरे से आदित्य से कहा। पाखी की आंखें ये कहते नम हो चुकी थी, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, ना ही मैं तुमसे कभी पूछूंगा। रही बात तुम्हारे यहाँ रहने की, तो एक वादा किया था मैंने तुमसे कभी कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा। मैं बस वो वादा निभा रहा हूँ। पाखी ने अपनी उदास आंखों से आदित्य की तरफ देखा। दोनों के बीच खामोशी पसर गई। 1 महीना होने को आया था, पर ना कभी आदित्य ने पाखी से कोई सवाल किया और ना ही पाखी ने उसे कुछ बताया। पाखी का ख्याल रखने के लिए उसने कुछ समय के लिए एक नर्स रख ली थी। एक काम वाली बाई आती थी जो घर की साफ सफाई कर जाती थी। खाना आदित्य खुद ही बनाता था। वो सुबह खाना बनाकर ऑफिस चला जाता और रात को लौटते ही फिर से खाना बनाता। एक घर में रहते हुए भी वो हमेशा एक दूसरे से नजरें चुराते रहते थे। अब पाखी थोड़ा बहुत चल फिर सकती थी। उसके लिए आदित्य के सामने आना बहुत मुश्किल काम था, पर फिर भी वो कई बार हिम्मत करके उससे बात करने की कोशिश करती, पर आदित्य उसे इग्नोर कर देता। रविवार का दिन था। आदित्य अपने कमरे में लैपटॉप पर बैठकर कुछ काम कर रहा था। अचानक उसे रसोई में बर्तन गिरने की आवाज आई। शिट, ये बिल्ली आज फिर से किचन में घुस गई। आदित्य उठा और किचन में जाकर देखा तो पाखी किचन में थी। उसके हाथ से गिलास गिर गया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम यहाँ तक आई कैसे? अगर कुछ चाहिए था तो मुझे बता देती। नहीं, मैं वो बस चाय बनाने आई थी। आपको तकलीफ नहीं देना चाहती थी बस। दर्द देने वाले तकलीफ से बचाने की बातें करते हैं। आदित्य ने पाखी को ताना मारा और उसके हाथ से चाय का पतीला ले लिया। जाओ और आराम करो, चाय मैं बना कर ले आऊंगा। पाखी की आंखों में नमी आ गई। मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती थी, पाखी ने नजर झुकाकर कहा। तुम बस अपना ख्याल रखो, मुझे ना तो किसी की मदद की जरूरत है ना ही साथ की। आदित्य ने चाय चढ़ा दी। पाखी अभी भी वहीं स्लेब का सहारा लेकर खड़ी थी। मैंने तुमसे जाने के लिए कहा है ना, आदित्य ने थोड़ी सख्त आवाज में कहा। पाखी की आंखें आंसुओं से भर गई। फिर उसने खुद को संभाला। अक्सर यही होता था, जब भी वो आदित्य से कुछ बात करने की कोशिश करती तो वो उसे यूं ही ताने देकर छिड़क देता। वो सहारा लेकर वापस जाने लगी, पर अचानक से उसका हाथ स्लेब से फिसल गया और उसका बैलेंस बिगड़ गया। वो गिरने ही वाली थी कि तभी आदित्य ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में थाम लिया। कुछ पल के लिए आदित्य की नजरें पाखी में ही खो गई। उफ, ये मासूम चेहरा! आह, क्यों तुम्हें देखकर आज भी मैं खुद को भूल जाता हूँ। क्यों आज भी मेरा यह दिल तुम्हारी इन काली आंखों में डूब जाता है। क्यों मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं रहता। आदित्य ने मन ही मन सोचा। आह नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ सकता, हरगिज नहीं। ये सोचकर उसने खुद को पाखी की आंखों की गहराई से बाहर निकाला और बोला, कहा था ना तुमसे कि आराम करो, अब फिर से पेट तुड़वा लेती। इतना कहकर उसने पाखी को सहारा देकर खड़ा किया और हॉल में ही सोफे पर बैठा दिया और खुद चाय बनाने किचन में चला गया। पाखी वहीं सोफे पर बैठी किचन में काम कर रहे आदित्य को देख रही थी। आदित्य ने व्हाइट कलर की टी शर्ट और ब्लू कलर की ट्रैक पैंट पहन रखी थी। उसके बाल बहुत सॉफ्ट थे, बार बार बिखर जाते थे तो वो उन्हें संभालने की कोशिश करता रहता था। उसने चश्मा लगा रखा था। आज पाखी ने उसे गौर से देखा था। वो इतना भी बुरा नहीं दिखता था जैसा उसने आदित्य को पहली बार देखने पर बवाल किया था। पता नहीं क्यों आज पाखी को वो कुछ अलग ही लग रहा था। आह, कितनी गलत थी मेरी सोच। मैंने सिर्फ चेहरे को देखा, बाहरी खूबसूरती देखी, पर चेहरा भी इतना बुरा नहीं था। पर दिल, आदित्य के साफ और इतने सुंदर दिल को ना पहचान सकी। कितना दुख दिया मैंने आदित्य को। इतने अच्छे इंसान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। शायद इसी गुनाह की सजा मिली है मुझे। पाखी आदित्य की तरफ देखती हुई सोच रही थी। ये लो तुम्हारी चाय। आदित्य ने एक ट्रे में चाय और बिस्किट पाखी के सामने रखते हुए कहा।
पाखी खुद के विचारों में ही इतनी खोई हुई थी कि उसका ध्यान ही नहीं गया कि कब आदित्य किचन से उसके सामने आ खड़ा हुआ था। ट्रे टेबल पर रखकर आदित्य अपनी चाय उठाकर वापस जाने लगा। क्या आप मुझे कभी माफ कर पाओगे? पाखी ने सिर झुकाए हुए ही बिना आदित्य की तरफ देखे कहा। आदित्य के कदम वहीं रुक गए। नहीं, शायद कभी नहीं। आदित्य ने पाखी की तरफ मुड़कर जवाब दिया। उसकी आवाज में कठोरता थी। पाखी ने नजर उठाकर आदित्य की तरफ देखा। आदित्य की आंखों में उसके लिए शिकायतें और गुस्सा साफ दिख रहे थे। फिर मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया? आखिर क्यों? तुमने मेरे साथ जो किया उसके लिए तो मैं तुम्हें माफ कर भी सकता हूँ, पर मेरी फैमिली को तुम्हारी वजह से जो बेइज्जती का सामना करना पड़ा उसे मैं ना तो भूल सकता हूँ, ना ही कभी तुम्हें माफ कर सकता हूँ। समझ सकती हूँ, और मैं आपसे उम्मीद भी नहीं करती माफी की। मैंने अपने स्वार्थ के लिए जो किया उसकी वजह से ना सिर्फ मैंने अपनों को बल्कि आपकी फैमिली को भी चोट पहुंचाई है। अब मेरी सजा यही है, पाकी ने भरे गले से कहा। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। पाखी, अपने घर लौट जाओ, आदित्य ने पहले की अपेक्षा में कुछ नरम लहजे में कहा। किस हक से लौट जाऊं? कैसे सामना करूंगी मैं पापा का? समाज में उनकी इज्जत उछालकर आज किस मुंह से उनकी दहलीज पर लौट जाऊं? पापा का सामना करने की हिम्मत अब मुझ में नहीं है। कुछ पल के लिए हॉल में शांति छा गई। तुम्हारे पापा कोमा में हैं? आदित्य ने जैसे ही ये कहा, पाखी सुन हो गई। पापा कोमा में कैसे? उस दिन से जिस दिन तुम घर, उन्हें उस दिन गहरा सदमा लगा और वो। आदित्य की बात पूरी होने से पहले ही पाखी बेहोश होकर सोफे पर गिर गई। आदित्य उसकी तरफ भागा। पाखी, पाखी, आंखें खोलो। ओह गॉड! आदित्य ने पाखी को गोद में उठाया और उसके कमरे में ले जाकर बेड पर लेटा दिया। कुछ ही देर में डॉक्टर मुकुल उसके पास खड़ा उसकी धड़कनें चेक कर रहा था। ज्यादा स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई है। मैंने फिलहाल नींद का इंजेक्शन दे दिया है। आदित्य, मुझे लगता है जैसे कुछ है जो इसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। तुम्हें इसका थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। हो सके तो कुछ टाइम स्पेंड करो इसके साथ। कुछ बातें करने की कोशिश करो। तुमसे बात करके शायद वो अपना दिल कुछ हल्का कर पाए। तुम कहो तो मैं नर्स को दोबारा भेज देता हूँ बाकी का ख्याल रखने के लिए, डॉक्टर मुकुल ने कहा। नहीं, रहने दो, मैं खुद ख्याल रख लूंगा। आदित्य ने कुछ पल सोचकर कहा, ओके, टेक केयर ऑफ हर। इतना कहकर मुकुल चला गया। मुकुल पागी के पास बेड पर बैठ गया। उसने पागी के सिर पर हाथ फिराया और एकटक उसे देखने लगा। जब भी वो पागी के करीब आता वो अपनी सारी शिकायतें भूलकर बस उसके चेहरे में ही खो जाता था। इसलिए वो पागी के पास आने और बात करने से कतराता था। वो नहीं चाहता था एक बार फिर से उसका दिल टूट जाए। पाकी का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसे याद आने लगा जब वो पहली बार पाकी से मिला था। उसका गुलाबी चेहरा, खिली हुई मुस्कान और पीच साड़ी में वो एक खूबसूरत अप्सरा की तरह लग रही थी। आदित्य पाकी के पास से हटकर अपने कमरे में आ गया। पाकी को होश आ चुका था। वो जब से होश में आई थी तब से बस रोई ही जा रही थी। आदित्य से उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। उसे लगने लगा कि शायद उसे पाकी को अभी नहीं बताना चाहिए था। उसकी हालत पहले ही खराब थी और अब वो पूरी तरह बिखर चुकी थी। आदित्य ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की पर वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। पाकी, कुछ खा लो। खाने की थाली टेबल पर रखते हुए आदित्य ने कहा, प्लीज आदित्य, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दूर चले जाइए मुझसे। मत कीजिए मेरी मदद। मैं सजा के लायक हूँ। अपनी खुशी के लिए सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने। मैं बहुत स्वार्थी हूँ। मेरा मर जाना ही अच्छा है। पाकी लगातार रोई ही जा रही थी। आदित्य ने पाकी के करीब जाकर अपने दोनों हाथों से उसके कंधे को पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, ठीक है, रो लो, खूब गला फाड़ फाड़ कर रो लो, पर क्या उससे कुछ भी बदल सकेगा या फिर सबकी जिंदगी फिर से समझ जाएगी? नहीं पाकी, तुम्हारे रोने से या खुद को सजा देने से अब कुछ नहीं बदलने वाला। पाकी ने आंसुओं से भरी आदित्य की आंखों में देखा, जहां उसे दर्द ही दर्द नजर आया, जिसके सामने उसका दर्द कुछ भी नहीं था। जैसे अचानक सब कुछ शांत हो गया था। आदित्य का चेहरा बिल्कुल उसके चेहरे के पास था। एक पल के लिए जैसे सब ठहर गया। अगले ही पल आदित्य को एहसास हुआ और वो एकदम से पाकी से दूर हट गया। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो, पर तुम्हारे खुद को तकलीफ देने से कुछ नहीं बदलने वाला।
तुम अतीत को नहीं बदल सकती, पर आने वाले कल को जरूर बदल सकती हो। अब ते तुम्हें करना है कि तुम्हें अपने बीते हुए कल को लेकर रोना है या आने वाले कल को संवारना है। और हो सकता है तुम्हें खुश देखकर तुम्हारे अपने भी तुम्हें माफ कर दें। आदित्य ने इस बार नरम लहजे में कहा और जाने के लिए पलट गया। क्या आप मुझे माफ कर पाएंगे? पाखी ने जैसे ही आदित्य से पूछा, उसके कदम रुक गए। एक पल रुककर उसने एक गहरी सांस छोड़ी और बिना पलटे ही कहा, अभी के लिए तो शायद नहीं, पर मेरे माफ कर देने से क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हारा कोई अपना तो नहीं। यह कहकर आदित्य वहां से चला गया। पाखी उसे जाते हुए देखती रह गई। तकलीफ तो मैंने तुम्हें भी पहुंचाई है। तुमने सही कहा, रोने से कुछ नहीं बदलने वाला, पर अपनी बेवकूफ़ी में मैंने जिनका दिल तोड़ा है, अब उन पर मरहम भी मुझे ही लगाना पड़ेगा। पाखी ने मन ही मन में कहा और कुछ फैसला करके अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछ दिया। अगली सुबह पाखी आदित्य से बात करना चाहती थी। वो आदित्य के कमरे में चली गई। उसने बाहर से ही दरवाज़ा खटखटाया। आदित्य, पर कोई जवाब ना मिलने पर पाखी ने हल्का सा दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका। अंदर कोई नहीं था। वो अंदर चली गई। आदित्य का पूरा कमरा बिखरा हुआ था। सामने वाली दीवार पर आदित्य की फोटोज लगी हुई थी। उनमें कुछ उसके कॉलेज की थी, कुछ उसकी फैमिली के साथ थी। पाखी पास जाकर उसकी एक एक फोटोज को ध्यान से देखने लगी। कितनी इनोसेंट है आदित्य की स्माइल। इस धोखेबाजी के जमाने में आज भी उसके चेहरे पर सिर्फ मासूमियत ही दिखाई देती है। पाखी ने आदित्य की एक तस्वीर पर हाथ फिराते हुए मन ही मन में सोचा। फिर वो दूसरी तस्वीर की तरफ बढ़ी तो हैरान रह गई। ये पाखी की फोटो थी, उसी पीच साड़ी में जो उसने आदित्य से पहली मुलाकात के समय पहनी थी। आदित्य ने ये फोटो कब ली? पाखी ने मन ही मन में सोचा। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और समर तौलिए को लपेटे हुए बाहर निकला। आदित्य हाथों से अपने बालों को झटकता हुआ आगे बढ़ा कि तभी उसकी नजर अपने रूम में खड़ी पाखी पर गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पाखी ने एकदम चौंक कर आदित्य की तरफ देखा तो उसकी आंखें फैल गई। सामने आदित्य सिर्फ तौलिए में खड़ा था। वो आंखें फाड़े एकटक आदित्य को देख रही थी। आदित्य के गठीले बदन पर पानी की बूंदें चमकीले मोती की तरह लग रही थी। उसका जिस्म बहुत मजबूत था। आदित्य ने लपक कर बेड पर पड़ी अपनी शर्ट उठाकर खुद को ढक लिया। बेशरम लड़की, तुम्हें कोई शर्म वरम है कि नहीं? ऐसे ही किसी लड़की के रूम में घुस गई और ये आंखें फाड़ फाड़ कर क्या तड़ रही हो? आदित्य की इतना कहते ही पाखी छेप गई और जल्दी से पलटकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया। वो मैं तो बस आपसे कुछ बातें, आई एम सॉरी। इतना कहकर पाखी वहां से भागकर अपने कमरे में आ गई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वहीं आदित्य तो जैसे शर्म से पिघलने ही वाला था। थोड़ी देर बाद आदित्य रेडी होकर बाहर आया तो पाखी मेड के साथ किचन में काम कर रही थी। एक बार की वो पाखी को काम ना करने के लिए टोकने को हुआ, पर फिर उसे थोड़ी देर पहले की घटना याद आई और वो चुपचाप नजरें चुराते हुए सोफे पर पड़े अपने लैपटॉप को उठाकर जाने लगा कि पीछे से पाखी की आवाज आई। बेला, अपने सांप को कह दे ब्रेकफास्ट रेडी है तो डाइनिंग हॉल में आ जाए, वरना फिर ब्रेकफास्ट देने उनके रूम में जाना पड़ेगा। पाखी ने आदित्य को देख लिया था, इसलिए उसने जानबूझकर थोड़ी तेज आवाज में काम वाली बेला से कहा, बेला, मुझे अभी भूख नहीं है, मेरा नाश्ता बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद बना लूंगा अपने लिए। आदित्य ने पाखी की तरफ देखे बिना कहा, कोई बात नहीं, मैं आपके कमरे में ही नाश्ता ले जाती हूँ, फिर आपको भूख जरूर लग जाएगी। इस बार पाखी ने सीधे आदित्य से कहा। पाखी के चेहरे पर हल्की शरारत भरी मुस्कुराहट थी। आदित्य ने झूठ मूठ का मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा और फिर चुपचाप लैपटॉप साइड में रखकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। पाखी के चेहरे पर मुस्कान छा गई। 2 मिनट बाद बेला ने प्लेट में आलू के पराठे, अचार और दही लाकर आदित्य के सामने रख दिए। पराठे देखते ही आदित्य के मुंह में पानी आ गया। वाह वाह बेला, क्या पराठे बनाए हैं, मजा आ गया। मुझे नहीं पता था तू इतना अच्छा खाना बनाती है। आज से खाना तू ही बनाया कर। वाह, आदित्य चटखारे ले लेकर खाते हुए बोला। अरे नहीं साहब, ये तो। बेला के शब्द पूरे होने से पहले ही पाखी ने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। बेला चुप हो गई। आदित्य मजे लेकर पराठे खा रहा था। आज आदित्य को खुश देखकर
पाकी को बहुत अच्छा लग रहा था। आदित्य के जाते ही पाकी भी बेला को काम समझाने लगी। शाम तक पाकी थक चुकी थी। आज पूरे दिन से वो काम में लगी हुई थी, जिस वजह से उसके पैर पर हल्की सूजन भी आ गई थी। पाकी हॉल में सोफे पर ही ढेर हो गई और उसकी आंख लग गई। 8 बजे आदित्य ऑफिस से आया तो मेन गेट खुला था। उसने कार पार्क की और अंदर जाकर देखा तो पाकी सोफे पर ही सो गई थी। सोते हुए वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसने आदित्य की टी शर्ट और पजामा पहन रखा था। पाकी के बालों की एक लट पंखे की हवा में उड़कर उसके चेहरे पर आ रही थी। उफ, ये मासूमियत! जाने क्यों मैं चाह कर भी तुमसे दूर नहीं रह पाता। मैं जितना तुमसे दूर भागता हूँ, तुम उतना ही मेरे दिल दिमाग में उतर जाती हो। आदित्य ने मन ही मन में कहा और आगे बढ़कर अपनी उंगलियों से उसके चेहरे पर आए जुल्फों को पीछे कर दिया। आदित्य के इस स्पर्श को महसूस करते ही पाकी हल्की सी कसमसाई। पाकी के हिलते ही आदित्य एक झटके से उससे दूर हो गया और इसी चक्कर में उसका हाथ लगा टेबल पर रखा फ्लावर पॉट गिर गया। पाकी अचानक आवाज से एकदम नींद से जाग गई। तुम्हें इस तरह गेट खोलकर लापरवाही से सो रही थी? रात हो रही है, अगर कोई चोर वगैरह घर में घुस जाता तो? आदित्य ने पाकी का अपनी तरफ से ध्यान हटाने के लिए झूठ मूठ की नाराजगी दिखाते हुए बोला। पाकी आंख खुलते ही आदित्य को देखकर हड़बड़ाहट में सोफे से उठ खड़ी हुई। वो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी आंख कब लग गई। आई एम सॉरी। आदित्य की टी शर्ट और पजामा के ओवर साइज होने की वजह से आदित्य को वो बहुत क्यूट लग रही थी, पर अपने एक्सप्रेशन को छिपाते हुए वो अपने चेहरे पर झूठा गुस्सा लाते हुए बोला, ये कार्टून बनकर क्यों घूम रही हो? तुम्हारे पास अपने खुद के कपड़े हैं ना? वो काम करते हुए थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी तो ये पहन लिए। मैं अभी चेंज कर लेती हूँ, पागी ने झिझकते हुए कहा। दरअसल जो कपड़े आदित्य उसके लिए लेकर आया था उसमें ज़्यादातर चूड़ीदार और सूट वगैरह थे। वो इन कपड़ों में कभी कंफर्टेबल फील नहीं करती थी, इसलिए उसने आदित्य के कपड़े पहन लिए और सोचा था कि उसके आने से पहले चेंज कर लूंगी, पर उसकी आंख लग गई और वो भूल गई। वो कपड़े बदलने के लिए अंदर जाने लगी, तभी उसे आदित्य ने टोक दिया। अब रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं चेंज करने की, तुम ऐसे कार्टून ही अच्छी लग रही हो। आदित्य को पाकी को ऐसे देखकर अच्छा लग रहा था, बस वो ये बात उसे जताना नहीं चाहता था। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, इतना कहकर आदित्य आगे बढ़ा, पर 2 कदम चलते ही उसके पैर ठिठक गए। ये घर को क्या हुआ? सब इतना बदला बदला क्यों लग रहा है? आदित्य ने सोचा और कंफ्यूजन में नजर घुमाकर चारों तरफ देखने लगा। फिर वो अपने कमरे में गया तो वहां भी सब बदला हुआ था। मैं अपने ही घर में आया हूं ना? आदित्य सिर खुजलाते हुए बुदबुदाया। आज मैंने थोड़ी घर की सफाई की थी, थोड़ा चेंज भी किया, आपको बुरा तो नहीं लगा? पीछे से पाकी की आवाज आई। वो उसके कमरे के गेट पर खड़ी थी। नहीं, ठीक है, अच्छा है। कोई तो काम अच्छा किया तुमने। पाकी को लगा कि आदित्य खुश होगा, पर आदित्य के मुंह से ताना सुनकर वो उदास हो गई। खाना लगा दिया है, आप रेडी होकर आ जाइए, इतना कहकर वो वापस चली गई। आदित्य ने अपने सिर पर चपत लगाई। शिट, क्या बोल दिया ये तूने आदित्य? तो हमेशा गधा ही रहेगा। कहाँ वो तारीफ के इंतजार में खड़ी थी और तूने उसका दिल दुखा दिया। तुझे भी किसी लड़की को इम्प्रेस करना आता ही नहीं। थोड़ी देर बाद आदित्य फ्रेश होकर हॉल में आया तो डाइनिंग टेबल पर खाना रखा था, पर पाकी वहां नहीं थी। लगता है उसे मेरी बात का बुरा लग गया, आदित्य ने सोचा। पाकी पाकी, क्या है ये, सब्जी में तो नमक ही नहीं है। आदित्य ने जानबूझकर चिल्लाते हुए पाकी को आवाज लगाई। पाकी अपने कमरे में थी, वो बाहर आई। पर मुझे तो नमक सही लगा था, उसने आदित्य के पास आकर कहा। तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? आदित्य ने मुंह बनाते हुए कहा। पाकी ने चम्मच उठाकर आदित्य की सब्जी चखी। मुझे तो ठीक लग रहा है, मैं आपके लिए नमक ला देती हूँ, इतना कहकर वो किचन में गई और नमक का डिब्बा लेकर आदित्य के पास रख दिया और वापस जाने लगी। तुमने खाना खा लिया? आदित्य ने उससे पूछा। पाकी एक बार रुकी और फिर बिना मुड़े ही जवाब दिया, हाँ, और चली गई। पाकी अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी। चलो खाना खा लो। पाकी ने पीछे मुड़कर देखा तो आदित्य हाथ में प्लेट लिए खड़ा था। पाकी ने कुछ नहीं कहा, वापस खिड़की की तरफ मुंह कर लिया। आदित्य ने प्लेट बेड पर रखी और पाकी के पास जाकर खड़ा हो गया। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर इस बात का गुस्सा खाने पर क्यों निकालना? पाकी ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया है और मैं आपसे ये नहीं कहना चाहती कि आप सब भूल जाओ, लेकिन पाकी मुड़ी और आदित्य की आंखों में देखते हुए बोली,
लेकिन मुझे एक मौका दीजिए, मैं बस प्रायश्चित करना चाहती हूँ। आदित्य हल्के से मुस्कुराया। तुम्हें यह सब सोचने की जरूरत नहीं है, मैं कभी तुमसे गुस्सा हो ही नहीं सकता। भावनाओं में आदित्य ने ये कह तो दिया, पर जैसे ही उसने पाकी को खुद की तरफ देखता हुआ पाया, उसने बात बदल दी। मेरा मतलब है कि मुझे कोई गुस्सा नहीं है, तुम बेकार की चिंता मत करो। वैसे एक शर्त है जिसके बदले तुम्हें माफी मिल सकती है। पाकी ने कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखा तो आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मुझे रोज इतना अच्छा खाना बनाकर खिलाओ तो मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। पाकी भी मुस्कुरा उठी। आदित्य, मुझसे दोस्ती करोगे? पाकी ने आदित्य की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। रोज मुझे अच्छा खाना खिलाओगी ना? आदित्य ने मुंह बनाकर कहा तो पाकी ने पलकें झुकाकर हाँ कर दी और आदित्य ने उससे हाथ मिला लिया। पाकी और आदित्य के बीच एक अलग ही रिश्ता कायम हो रहा था। वो दोनों ही एक दूसरे को कुछ कहे बिना एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने में लगे रहते। पाकी उसकी पसंद का खाना बनाती तो आदित्य नखरे करके रोज कोई नया ड्रामा करता। पाकी सब समझ जाती, पर उसे अच्छा लगता। भैया, वो भाभी जी कह रही थी कि आज रसोई के लिए कुछ सामान लाना है, बेला ने आदित्य के कमरे में आकर कहा। आदित्य ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। बेला को तो यही लगता था कि उन दोनों की शादी हो चुकी है। आदित्य और पाकी ने भी उससे कुछ नहीं कहा। पड़ोस में भी सभी को यही लगता था कि पाकी आदित्य की पत्नी है। वो लोग भी सच्चाई जाहिर नहीं करते थे, वरना लोग तरह तरह की बातें बनाते। इसलिए उन्होंने सबकी गलतफहमी को बने ही रहने दिया। तो ये बात तुम्हारी भाभी जी नहीं कह सकती थी क्या मुझसे? आदित्य ने चिढ़कर कहा। वो मंदिर गई हैं, आप नहा रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बता दूं, बेला ने कहा और वहां से चली गई। मुझसे बात करने का हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती है, आदित्य ने बड़बड़ाते हुए कहा। बाकी बहुत ही कम बोलती थी, ज्यादातर वो अपनी बातें बेला से ही किसी न किसी बहाने कहलवा देती थी। टेबल पर कार्ड रखा है, जो भी सामान लेना हो ले लेना और बेला को साथ ले जाना, मैंने उसे बोल दिया है। आदित्य ने पाखी के कमरे में टेबल पर अपना क्रेडिट कार्ड रखते हुए कहा। वो पाखी को कहीं अकेले नहीं जाने देता था, या तो वो खुद उसके साथ जाता या फिर बेला को उसके साथ भेजता था। और हाँ, अपने लिए भी कुछ कपड़े ले लेना, जब देखो मेरी टी शर्ट पहनकर कार्टून बनी घूमती हो, आदित्य ने कहा और वहां से चला गया। पाखी मुस्कुरा दी। देखी ना भैया जी, भाभी जी ने मुझे ये कपड़े जबरदस्ती दिलाए, हमने तो उन्हें बहुत मना किया था। अगले दिन बेला चहकती हुई आदित्य को अपने नए कपड़े दिखा रही थी जो पाकी ने उसे दिलाए थे। सही किया उन्होंने, वैसे भी रक्षाबंधन आ रहा है ना, और मुझे तो कुछ लेना आता नहीं, तो सही किया तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे नए कपड़े दिला दिए। आदित्य ने न्यूज़पेपर पढ़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा। बेला चहकती हुई घर का काम करने लगी। बेला सिर्फ 20 साल की थी। उसका बाप एक एक्सीडेंट में मर गया और माँ अपाहिज हो गई। तब से बेला घरों में काम करके ही अपना और अपनी माँ का पेट भर रही थी। आदित्य उसे बहुत मान देता था। न्यूज़पेपर पढ़कर आदित्य नहाने के लिए अपने कमरे में गया तो वहां बेड पर एक लाल रंग का डिब्बा रखा था। आदित्य ने आगे बढ़कर देखा तो उसमें एक रिस्ट वॉच थी। आदित्य मुस्कुरा दिया। अभी पिछले हफ्ते ही उसकी घड़ी खराब हो गई थी। बिना घड़ी के वो हमेशा परेशान रहता था, पर वो इतना बिजी था कि नई लेने का समय नहीं निकाल पा रहा था। आदित्य रेडी होकर बाहर आया तो उसने वो घड़ी पहन रखी थी। बेला, टिफिन दे दे मेरा, मुझे लेट हो रहा है, आदित्य ने अपनी घड़ी में समय देखते हुए कहा और फिर एक बार पाकी की तरफ देखा। पाकी मुस्कुरा दी। आदित्य भी खुश हो गया। जाने किस बंधन में बंध रहे थे वो दोनों कि एक दूसरे के पास होकर भी दूर थे, या यूं कहें कि दूर रहकर भी पास थे। दोनों के बीच एक सुकून देने वाला रिश्ता कायम हो रहा था। रात के 9:30 बज चुके थे। आज समर को आने में देर हो गई थी, वरना तो जब से पाकी आई है वो जल्दी घर आ जाता था। आदित्य ने गाड़ी पार की और गेट की तरफ बढ़ा तो उस पर ताला लगा हुआ था। पाकी इतनी रात को कहाँ चली गई, आदित्य ने सोचा और अपने बैग में रखी एक्स्ट्रा चाबी से गेट खोल दिया। अंदर जाकर अपना बैग रखते ही उसने फोन निकालकर पाकी को फोन मिलाया, पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। हद है इस लड़की की लापरवाही की, इसे रात को जाने कहाँ चली गई है, कम से कम एक बार मुझे बता तो देती। आदित्य ने गुस्से में फोन पटकते हुए कहा और वहीं बैठकर पाकी का इंतजार करने लगा। आधा घंटा बीत चुका था पाकी का इंतजार करते हुए। पाकी अभी तक नहीं आई थी। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई है।
आदित्य के दिमाग में ये ख्याल आया और उसका दिल जोरों से धड़क उठा। वो खड़ा हो गया। नहीं, मैं यहाँ पर हाथ धरे नहीं बैठा रह सकता। मुझे उसे ढूंढने जाना होगा। आदित्य ने ये सोचा और कार की चाबी उठाकर बाहर जाने लगा। तभी गेट खुला और बाकी अंदर आई। उसके दोनों हाथों में शॉपिंग बैग्स थे। अरे आप आ गए। वो बागी ने अंदर आते ही आदित्य को देखकर कहा, लेकिन आदित्य ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। कहाँ गई थी तुम? तुम्हें कोई समय का ध्यान भी है या नहीं? तुम औरतों को शॉपिंग के अलावा कुछ दिखता भी है या नहीं? अगर शॉपिंग ही जाना था तो मुझे बता देती। इस तरह इतनी रात को जाने की क्या जरूरत थी? जानती भी हो कितनी फिक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी। तुम सिर्फ खुद के बारे में सोच सकती हो। आदित्य बागी को देखते उस पर चिल्लाते हुए बोला। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। मैं शॉपिंग करने नहीं गई थी। आज मेरा जॉब के लिए इंटरव्यू था। मुझे जॉब मिल गई, इस खुशी में आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लाई थी, पर आते समय कोई बस नहीं मिली, इसलिए आने में देर हो गई। बाकी ने सामान को सोफे पर पटकते हुए कहा और गुस्से में अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद आदित्य उसके कमरे में आया। बाकी खिड़की पर खड़ी होकर सामने चांद को निहार रही थी। आदित्य उसके पास आकर खड़ा हो गया। तुमने बताया नहीं कि तुम जॉब करना चाहती हो। अगर तुम कहती तो मैं अपनी ही कंपनी में। बाकी ने उसे बीच में ही टोका। आदित्य, आपने मेरी बहुत मदद की है, आपके बहुत एहसान है मुझ पर, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं ये जॉब खुद के दम पर हासिल करूं। तुम मेरे किए को एहसान क्यों समझती हो? तुम्हारी मदद करके मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। आदित्य ने कहा। उसे हमेशा चिढ़ होती थी कि बाकी उसकी मदद को हमेशा एहसान समझती है। अगर आपकी मदद को एहसान ना समझो तो फिर क्या समझो? बाकी ने आदित्य की आंखों में देखते हुए कहा। प्यार। आदित्य के दिल से ये जवाब निकला, लेकिन उसके होठों तक नहीं आ पाया। बोलिए ना आदित्य, बाकी ने कहा तो आदित्य अपने ख्यालों से बाहर आया। वो रात बहुत हो चुकी है, आप सो जाइए। इतना कहकर आदित्य वहां से चला गया। बाकी जानती थी कि आदित्य उससे कितना प्यार करता है और अब उसका भी आदित्य के प्रति झुकाव हो रहा था। पर पाखी ने अतीत में जो किया उसका गिल्ट उसे आगे नहीं बढ़ने देता था और आदित्य उसके सामने कुछ कहता नहीं था, पर वो आदित्य के मुंह से एक बार सुनना चाहती थी। शायद दोनों ही एक दूसरे से शुरुआत चाहते थे। अगली सुबह रविवार था, पर फिर भी आदित्य ने सुबह सुबह ही नहा धोकर वो कपड़े पहन लिए जो कल पाखी उसके लिए लेकर आई थी। आदित्य रेडी होकर बाहर आया तो पाखी रसोई में काम कर रही थी। उन दोनों की नजरें मिली तो पाखी मुस्कुरा दी। आदित्य भी मुस्कुराया और सोफे पर जाकर बैठ गया। पाखी किचन में उछल उछल कर ऊपर रखा एक डिब्बा उतारने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक पीछे से आदित्य आया और उसने पाखी को कमर से पकड़ा और ऊपर उठा दिया। पाखी ने एक बार आदित्य की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर ऊपर रखा डिब्बा उतारने लगी। तभी अचानक पीछे से किसी के खांसने की आवाज आई। आदित्य ने पीछे देखा और उसका हाथ पाखी की कमर से हट गया। पाखी डिब्बे समेत नीचे गिर पड़ी। आई माँ, ये क्या किया आपने आदित्य? मुझे गिरा दिया। इतना कहते हुए पाखी ने आदित्य की तरफ देखा तो आदित्य आंखें फाड़े पीछे की तरफ देखे जा रहा था। पाखी ने उसकी नजरों का पीछा करते हुए पीछे की तरफ देखा तो वो भी चौंक उठी। सामने ब्लू जीन्स और व्हाइट शर्ट पहने आदित्य के जीजा जी राघव जी खड़े थे। आदित्य और राघव जी हॉल में सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। आप ही बताइए जीजू कि इन हालातों में मैं क्या करता, कैसे उसे अकेला छोड़ता? आदित्य ने रोहित को सिर्फ यही बताया कि उस रात पाखी का एक्सीडेंट हुआ था और वो उसे घर ले आया। मैं मानता हूँ कि तुमने उस समय जो भी फैसला किया वो सही था, पर अब लगभग 2 महीने हो चुके हैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हमें सब कुछ बताना चाहिए था? शायद इसीलिए ही तुम 2 महीने से हमसे मिलने नहीं आ रहे और ना ही हमें मिलने आने दे रहे थे। तुम हमसे सब कुछ छिपाए रखना चाहते थे, राघव ने सख्ती से कहा। तो आदित्य ने सिर झुकाए धीरे से कहा, मैं नहीं चाहता था कि मम्मी और दीदी को ये बात पता चले। अगर उन्हें पता लग गया तो? कहते कहते आदित्य रुक गया। तो क्या? चलो कम से कम तुम्हें अपनी किए के अंजाम का अंदाजा तो है, पर तुम्हें क्या लगता है ये बात हमेशा उनसे छिपी रहेगी? राघव जी ने कहा। आदित्य उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दे पाया और वह सिर झुकाए बैठा रहा। देखो आदित्य, मैं मानता हूँ कि तुमने उस समय जो किया वो सही था, पर अब पाखी ठीक है और तुमने ही बताया कि अब तो उसे जॉब भी मिल चुकी है, इससे तुम्हारे साथ उसका यहाँ रहना नहीं, ये ठीक नहीं है।
राघव जी ने कहा। पर जीजू वो अकेले कैसे रहेगी? आदित्य ने घबराते हुए कहा। क्यों? क्या वो कोई छोटी बच्ची है? अपनी खुशियों के लिए उसने सब कुछ छोड़ा, तो अब अपने दम पर जीना भी उसे आना चाहिए। वो पढ़ी लिखी है, इंडिपेंडेंट है, और अगर उसे कोई मदद चाहिए होगी तो हम करेंगे उसकी मदद। लेकिन अब वो ज्यादा दिन यहाँ नहीं रह सकती, राघव जी ने कहा। तो आदित्य की आंखें उदास हो गई। पर जीजू, आदित्य ने कहा ही था कि राघव जी ने उसे बीच में ही टोक दिया। अगर तुमने ये फैसला नहीं लिया तो मुझे मजबूरन मम्मी जी को और छाया को सब कुछ बताना पड़ेगा, इस बार राघव जी ने सख्ती से कहा। तो आदित्य चुप हो गया। वो जानता था कि अगर ये बात घर पर पता चली तो बहुत बवाल हो जाएगा, पर आदित्य को उम्मीद थी कि राघव जी उसका साथ जरूर देंगे। आज उसकी उम्मीद भी खत्म हो गई। आदित्य को उदास देखकर राघव जी उसके पास आकर सोफे पर बैठ गए और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, ये क्या कर रहे हो तुम आदित्य? मैं जानता हूँ कि तुम पागी से जिस दिन पहली बार मिले उसी दिन से उससे प्यार करने लगे थे, पर वो तुमसे प्यार नहीं करती। उसने तुम्हें कभी पसंद किया ही नहीं, वो किसी और से प्यार करती है। अगर आज उसने तुम्हें चुना भी तो वो सिर्फ उसकी मजबूरी होगी, प्यार नहीं। और रिश्ते मजबूरी से नहीं, प्यार से निभाए जाते हैं। उसे अपने साथ मत बांधो, उसे आजाद कर दो, राघव जी ने कहा। आदित्य सुन रह गया। इतने दिन पागी के साथ रहते रहते वो भूल ही गया था कि पागी ने उसे रिजेक्ट करके किसी और को चुना था, और अब जो वो इन हालातों में उसके साथ रह रही है, ये उसकी मजबूरी ही तो है। मजबूरी? नहीं नहीं, मुझे उसकी मजबूरी नहीं चाहिए, मुझे तो उसका प्यार चाहिए। दिमाग में आने वाले इन ख्यालों ने आदित्य की बनाई हुई प्यार की इमारत को एक पल में ही ढा दिया। इससे आगे उसने कुछ नहीं कहा, और कहता भी क्या। वो पागी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसके लिए वो पूरी दुनिया से लड़ सकता था, पर जब पागी ही उससे प्यार नहीं करती तो वो क्या कर सकता था? चाय ले लीजिए। राघव जी खिड़की के पास खड़े थे। आवाज सुनकर पलटे तो सामने पागी खड़ी थी। उन्होंने आगे हाथ बढ़ाकर चाय ले ली। वो पागी से बात करना चाहते थे, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कैसे करें। वो चाय लेकर वहीं पास रखी चेयर पर बैठ गए। मैं जानती हूँ कि मेरी गलती माफी लायक नहीं है। मेरी एक गलती ने आप सबकी जिंदगी में तूफान ला दिया, पर मुझ पर भरोसा कीजिए, अब मैं आदित्य की जिंदगी में किसी दुख की वजह नहीं बनूंगी। जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी मैं उनकी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। बस आप उनके परिवार को कुछ मत बताना। पाखी राघव जी के सामने नजरें झुकाए खड़ी थी। राघव जी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। आई एम सॉरी, मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी, पाखी ने कहा। राघव जी को अपनी कही बातों का बुरा तो लग रहा था, पर उन्हें इसके अलावा कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। पाखी वहां से जाने को हुई तो राघव जी ने उसे रोका। पाखी, पाखी रुक गई। जानती हो पाखी, मैं दिल्ली पुलिस में डीसीपी हूँ। मैं चाहता तो तुम्हें पाताल से भी शादी के समय तक ढूंढ कर ला सकता था, पर पता है उस समय आदित्य ने मुझसे क्या कहा? राघव जी की बात पर पाखी ने सवालिया नजरों से देखा। राघव जी ने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा। उसने कहा कि वह तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ रिश्ते में नहीं बांधना चाहता। अगर तुम और किसी से प्यार करती हो तो तुम्हें हक है उसके साथ जिंदगी बिताने का, और वह तुम्हारी खुशी में ही खुश है। पाखी की आंखें छलछला गई। मैं नहीं जानता कि तुम्हें पता भी है या नहीं, लेकिन जिस दिन आदित्य ने तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन से वो तुमसे बहुत प्यार करता है, और अब तुम्हारे साथ रहने की वजह से वो प्यार और भी मजबूत हो रहा है। उसने खुद को एक बार तो संभाल लिया, पर अब दूसरी बार नहीं संभाल पाएगा। वो बहुत मासूम है। बोलते बोलते राघव जी का गला भर गया। अब इससे ज्यादा पाखी के लिए वहां खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। वो अपने आंसुओं को लिए वहां से भागकर सीधा अपने कमरे में चली गई। उसका दर्द, उसका पश्चाताप उसकी आंखों से बह रहा था। उसने ऐसा गुनाह किया था जिसकी भरपाई बहुत मुश्किल थी। अपनी जिंदगी के साथ साथ वो औरों की जिंदगी के साथ भी खेल गई थी। राघव जी तो वहां से चले गए, लेकिन पाखी और आदित्य के बीच में एक गहरी खाई बना गए। जिस खामोशी को उन्होंने अपने बीच से बड़ी मुश्किल से हटाया था, आज फिर वो उनके दरमियान फैली हुई थी। उन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि वो एक दूसरे से क्या बात करें। आदित्य को जो हुआ उसका अंदाजा तो था, पर फिर भी वो अभी इसके लिए तैयार नहीं था। पागी के आने के बाद उसके ठहरे हुए सपने फिर से उड़ान भरने लगे थे। जिंदगी ने उन दोनों को अजीब कश्मकश में पहुंचा दिया था। जहां वो ना एक दूसरे के बिना रह सकते थे
और ना ही एक दूसरे के साथ। पाकी की बच्ची, तू मुझे आज कॉल कर रही है कहाँ तू? और तूने और नीलेश ने इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझे एक बार भी नहीं बताया। कहाँ है वो इडियट? पाकी का फोन उठाते ही मिताली एक सांस में ही बोली जा रही थी। इस मुसीबत के समय में एक मिताली ही थी जो उसका साथ दे सकती थी। आदित्य के घर आने के बाद से ही वो मिताली से मदद मांगना चाहती थी, पर आदित्य से मिलने के बाद उसने अपना फैसला बदल लिया था। अब कुछ बोलेगी भी तू या नहीं? मिताली की आवाज से पाकी अपने ख्यालों से बाहर आई। मीता, मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। नीलेश, उसने मुझे धोखा दिया। मेरा प्यार, मेरा विश्वास सब टूट गया। पाकी ने सुबकते हुए से सब कुछ बताने लगी कि कैसे वे नीलेश के कहने पर दिल्ली आ गई। मैं उसका रेलवे स्टेशन पर वेट करती रही, पर वो नहीं आया। उसका फोन भी स्विच ऑफ था। मैंने उसका बहुत वेट किया, पर वो नहीं आया। फिर मैंने बहुत मुश्किल से एक पीजी में रहने का इंतजाम किया और कई दिनों तक धक्के खाने के बाद मुझे एक छोटी सी नौकरी मिल गई। मैं बीच बीच में नीलेश को भी फोन करती थी। एक दिन उसका फोन लग गया तो मैंने उससे पूछा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो उसने कहा कि उसके घर वाले इस शादी के लिए नहीं मान रहे थे। मेरी सगाई एक बहुत रिच फैमिली में हो चुकी है और जल्दी ही मेरी शादी होने वाली है। ये कहकर पाखी जोर जोर से रोने लगी। उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। उसकी शादी हो चुकी है। मिताली के तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पर ऐसा कैसे हो सकता है? तूने ही तो मुझे मैसेज किया था कि तू ये शादी नहीं करना चाहती और नीलेश वापस आ गया है। फिर वो तुझे ऐसे कैसे? और इतने दिन से तू है कहाँ? मैं दिल्ली में हूँ। एक दिन मुझे जॉब से आते हुए कुछ देर हो गई। 2-3 लड़के मेरे पीछे लग गए और मुझे जबरदस्ती एक सुनसान पार्क में पकड़कर ले गए। उन्होंने मुझे ड्रग्स का इंजेक्शन लगा दिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। मैं बड़ी मुश्किल से खुद को उनसे छुड़ाकर भाग ली और आदित्य की गाड़ी से टकरा गई। तब से मैं आदित्य के घर पर ही उसके साथ रह रही हूँ। मैंने नीलेश को अपनी जान से भी बढ़कर चाहा। अब ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं बचा मेरी जिंदगी में। मैं टूट चुकी हूँ। मैंने उसके लिए अपना परिवार, समाज, किसी की भी परवाह नहीं की। शायद इसी की सजा मिली है मुझे। तू मेरे पास आ सकती है? पागी ने सुबकते हुए कहा। पागी, तू तू चिंता मत कर यार, मैं हूं ना तेरे साथ। तू बस मुझे अपना एड्रेस सेंड कर। मिताली ने हड़बड़ाते हुए कहा। ओके, मैं बताती हूँ तुझे। पागी ने कहा। तू परेशान मत हो, मैं अभी पहली फ्लाइट से तेरे पास पहुंच रही हूँ। तू बस जल्दी से मुझे एड्रेस सेंड कर, मिताली ने कहा। पाकी को पूरा भरोसा था कि मिताली उसकी मदद जरूर करेगी। दूसरी तरफ आदित्य ने जब पाकी के रोने की आवाज सुनी तो वो अपने कमरे से निकलकर पाकी के कमरे की तरफ आ रहा था। उसने बस पाकी की बात की बातें सुन ली थी। वह अपने कमरे में वापस आ गया। उसकी आंखें गुस्से और दर्द से लाल हो रही थी। वो कमरे में तेजी से आया और गुस्से में टेबल को उल्टा दिया। टेबल पर रखा सारा सामान उलट गया। वो अपने दोनों हाथों से सिर को कसकर पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया और जोर से चीखने लगा। उसका दर्द उसकी आंखों से आंसू बनकर बह रहा था। उसके कानों में पाके की आवाज गूंज रही थी जब वो मिताली से फोन पर बात कर रही थी और कह रही थी कि उसे नीलेश से कितना प्यार है। उसने पाके की सिर्फ बात की अधूरी ही बात सुनी थी। क्यों? क्यों पाखी? क्यों तुम्हें मेरा प्यार दिखाई नहीं देता? आज भी मेरा प्यार तुम्हारे दिल में कोई जगह नहीं बना पाया। इतना कहकर वो जोर से चीखा। पाखी अपने कमरे में थी जब उसे सामान गिरने और आदित्य की चीखने की आवाज आई तो वो आदित्य के कमरे की तरफ भागी। आदित्य के कमरे का दरवाजा बंद था और वो जोर जोर से कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी। आदित्य, क्या हुआ? दरवाजा खोलिए, आप ठीक तो है ना? तुम जाओ यहाँ से, चली जाओ मेरी जिंदगी से। नहीं चाहिए मुझे किसी का साथ। चली जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे, आदित्य चिल्लाया। बाकी रोते हुए वहीं दरवाजे से लगकर बैठ गई। दोनों ही एक जैसे दर्द से गुजर रहे थे। सुबह सुबह आदित्य की आंख खुली तो वो बेड पर औंधे मुंह पड़ा था। कमरे की सारी चीजें इधर उधर बिखरी हुई थी। आदित्य की आंखें लाल थी और सूजी हुई थी। उसने समय देखा तो सुबह के 10 बजे हुए थे। वो उठा और गेट खोलकर बाहर निकला। घर में शांति छाई हुई थी। आदित्य को कल रात की सारी बातें याद आने लगी। उसने अपने सिर को पकड़ा और सोफे पर बैठ गया। ये मैंने कल क्या कर दिया? मैंने कैसे अपना कंट्रोल खो दिया? आदित्य ने अपना सिर पकड़कर हिलाते हुए कहा। वो काफी देर तक वहीं बैठा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कैसे पाकी का सामना करेगा।
काफी देर तक खुद को कोसने के बाद वो हिम्मत करके उठा और पाकी के कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने गेट खटखटाने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया तो गेट थोड़ा सा धक्का लगते ही अपने आप खुल गया। वो अंदर गया, अंदर कोई नहीं था। शायद बाथरूम में होगी, ये सोचकर उसने बाथरूम की तरफ देखा तो उसका भी गेट खुला था। आगे बढ़कर उसने देखा तो पाकी वहां भी नहीं थी। उसने बाहर आकर किचन, हॉल, गार्डन हर तरफ देखा लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। वो हड़बड़ाया सा पागलों की तरह हर जगह उसे ढूंढता रहा पर पाकी कहीं नहीं थी। आखिर में वो आकर हॉल में सोफे पर धम से बैठ गया। तो क्या पाकी सचमुच मुझे छोड़कर जा चुकी है? हाँ, जा चुकी है वो तुझे छोड़कर। और आखिर रहती भी क्यों? मैंने ही तो कल उसे जाने के लिए कहा था। उसने खुद को कोसना शुरू कर दिया और दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। आप उठ गए? पाकी की मीठी आवाज उसके कानों तक पहुंची तो उसने चेहरा उठाकर ऊपर देखा। सामने पाकी खड़ी थी। उसने ब्लू जीन्स और वाइट कुर्ता पहन रखा था। उसकी आंखें सूजी हुई थी जो ये बता रही थी कि वो भी रात भर नहीं सोई है। आदित्य उससे पूछना चाहता था कि वो कहाँ पर थी पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो वहीं सोफे पर बैठा रहा। कुछ देर बाद पाकी ने कॉफी का कप लाकर आदित्य के सामने रख दिया। आपकी कॉफी, पाकी ने कहा। आदित्य हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। इतना सब कुछ होने के बाद भी पाकी इतनी नॉर्मल क्यों लग रही थी? पाकी, आदित्य की आवाज लगाने पर पाकी मुड़ी। वो मैं कल जो कुछ भी हुआ, आदित्य हकलाते हुए बोला। इट्स ओके आदित्य, पाकी ने उसे बीच में ही रोक दिया। राघव जी ने जो भी कहा वो गलत नहीं था और आप गलत नहीं हो आदित्य। गलती सिर्फ मेरी है जो मैंने सबकी जिंदगियों को उलझा डाला। पाकी की आवाज में कंपन आ गई। आदित्य, अब मैं जाना चाहती हूँ, पाकी ने थोड़ा धीमे से कहा। तो आदित्य चौंक गया। लेकिन इस तरह अचानक क्यों? आदित्य ने हड़बड़ाते हुए कहा। आप चिंता मत कीजिए, मेरी फ्रेंड है वहां पर, उसने मेरी जॉब और रहने का इंतजाम भी कर दिया है। और आप भी तो यही चाहते थे ना? पाकी ने सवालिया नजरों से देखते हुए आदित्य से कहा। आदित्य का मन किया कि वो उसे कह दे कि वो तो एक पल भी उसे अपनी नजरों से दूर नहीं करना चाहता। इन 2 महीनों में उसने ना जाने कितने सपने बुन लिए थे पर अब वो सारे सपने उसी की आंखों के सामने बिखर रहे थे और वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो करता भी क्या और किस हक से पाकी को रोकता? उसे राघव जीजा जी की कही हुई बात याद आई। हम जबरदस्ती किसी को अपने साथ रिश्ते में नहीं बांध सकते और अगर हमने बांध भी लिया तो वो प्यार नहीं मजबूरी होगी। आदित्य ने खुद को मजबूत किया। ठीक है, तो कब जा रही हो तुम? आदित्य ने लापरवाही से कहा। उसने पाकी को ये जताने की कोशिश की कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसके जाने से। नेक्स्ट वीक, पाकी ने कहा। आदित्य के दिल में एक दर्द सा उठा और वो कॉफी का कप टेबल पर पटक कर वहां से चला गया। पाकी की आंखों से आंसू छलक पड़े। आदित्य, काश आप एक बार मुझे रोक लेते, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती, पाकी ने खुद से कहा और वहीं सोफे पर धम से बैठ गई। पाकी, तू एक बार और सोच ले, एक बार आदित्य से बात तो करके देख, हो सकता है वो तुझसे अभी भी प्यार करता हो। मिताली ने पाकी से फोन पर कहा। नहीं मीता, आदित्य ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं उसके लिए और परेशानी का कारण नहीं बन सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो अपने परिवार से दूर हो जाए, पाकी ने मायूसी से कहा। और जैसे वो तेरे बिना खुश रह लेगा और तू कब तक खुद से ये झूठ कहती रहेगी कि तू उससे प्यार नहीं करती? आज मैंने महसूस किया है तेरे दिल में आदित्य को छोड़ने का कितना दर्द है। तूने मुझे भी आने से रोक दिया और खुद भी तू एक वीक के लिए इसलिए रुकी है ताकि आदित्य का जन्मदिन उसके साथ मना सके। तू सिर्फ खुद को धोखा दे रही है पाकी, मिताली ने उसे समझाते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं है मिताली, मैं अब आदित्य की जिंदगी में और मुसीबतें नहीं चाहती और उसके लिए यही ठीक है कि मैं उनसे दूर चली जाऊं। तू बस नेक्स्ट वीक मेरा मुंबई आने का इंतजाम कर दे। इतना कहकर पाकी ने फोन रख दिया। पाकी को आदित्य को छोड़कर जाने का दुख था लेकिन अब वो आदित्य को और मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। उसके दिलो दिमाग में सिर्फ राघव जी की कही बातें ही गूंज रही थी। आदित्य, ये एक हफ्ता मैं आपके साथ भरपूर जीना चाहती हूँ, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, पाकी ने अपने दिल से कहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। 3 दिन बीत चुके थे। आदित्य अक्सर सुबह जल्दी ऑफिस चला जाता और देर रात को घर लौटता। पाकी रोज उसके लिए खाना बनाती पर वो कभी बाहर से खाकर आता तो कभी भूख नहीं है कहकर चला जाता।
वो पाखी के सामने आने से या बात करने से कतराता रहता था। रात के 11 बज चुके थे। आदित्य ने गाड़ी पार्क की और गेट खोलकर अंदर आया तो देखा पाखी डाइनिंग टेबल पर सिर रखकर सो रही थी। अक्सर वो यहीं बैठी बैठी आदित्य के आने का इंतजार करती रहती थी। आज आदित्य को ज्यादा देर हो गई तो वो इंतजार करते करते सो गई। आदित्य ने जानबूझकर गेट जोर से बंद किया ताकि आवाज से वो उठ जाए। फिर अपना बैग सोफे पर पटका और अपने कमरे की तरफ जाने लगा कि तभी पाखी ने पीछे से टोका। आज आपने बड़ी देर कर दी। आदित्य ने बिना पीछे मुड़े जवाब दिया। आज ऑफिस में ज्यादा काम था और आगे बढ़ गया। पाखी ने फिर टोका। खाना तो खा लीजिए, पाखी ने कहा तो आदित्य ने बेरुखी से जवाब दिया। मैं खाना खाकर आया हूँ, तुम भी जाओ और आराम करो, और सीधा अपने कमरे में चला गया। पाखी को आदित्य के इस व्यवहार की आदत पड़ चुकी थी। कई दिन हो गए आदित्य न उससे ठीक से बात करता था और ना ही खाना खाता था, पर फिर भी वह उसका इंतजार करती थी। पाखी ने डाइनिंग टेबल से खाना उठाया और सारा डस्टबिन में डाल दिया। अगली सुबह जब वो उठी तो आदित्य ऑफिस के लिए जा चुका था। वो फिर से वह पाखी के बिना बोले ही चला गया था। पाखी अपने रोजमर्रा के कामों में लग गई। कल आदित्य का जन्मदिन था। वे बड़े मन से जन्मदिन की तैयारियां कर रही थी। रात के 12:30 बज चुके थे। आदित्य अभी तक घर नहीं आया था। पाखी वहीं हॉल में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में जरा भी नींद नहीं थी। थोड़ी देर बाद गेट खुला और आदित्य अंदर आया। आदित्य काफी थका हुआ लग रहा था। आज कुछ ज्यादा देर हो गई थी। वे डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ने लगा तो पाखी बोली, मैंने आज खाना नहीं बनाया। तो आदित्य ने हैरानी से पाखी की तरफ देखा। आप रोज ऑफिस से खाना खाकर आते थे, इसलिए आज मैंने खाना नहीं बनाया। आदित्य ने कुछ नहीं कहा। क्या हुआ, आज आप ऑफिस से खाना खाकर नहीं आए या फिर आज ऑफिस ही नहीं गए? पाखी ने अपने दोनों हाथ बांधते हुए आदित्य की आंखों में देखते हुए कहा। आदित्य चौंक गया। मैं ऑफिस में ही था और कहाँ जाऊंगा? तुम भी कुछ भी सवाल करने लगती हो, आदित्य ने हड़बड़ाते हुए कहा। पाखी को आदित्य का व्यवहार कुछ अजीब सा लगा। वो थोड़ा उसके पास गई। पाखी ने आदित्य के झूठ पर चौंकते हुए कहा, आपके ऑफिस से आपका कलीग आया था, आप उसका भी फोन नहीं उठा रहे हैं। आप पिछले 4 दिन से ऑफिस नहीं गए हैं। ये सब क्या हो रहा है आदित्य? आखिर आप करना क्या चाहते हो? अगर आपको मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो मैं चली जाती हूँ आपकी जिंदगी से, पाखी ने चिल्लाते हुए कहा। यही यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है पाखी। तुम अपने आप ही सारे फैसले कर लेती हो। शादी के लिए हाँ करना, शादी छोड़कर भागना, फिर दोबारा मेरी जिंदगी में वापस आकर मुझे झूठे सपने दिखाना, और अब फिर बिना मेरी मर्जी जाने मुझे छोड़कर जाने का फैसला करना। कहते कहते आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। वो पाखी के नजदीक गया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। पाखी एकदम चौंक गई। तुम्हारी जिंदगी में मैं सिर्फ एक ऑप्शन ही तो हूँ, पर न जाने क्यों क्यों फिर भी मैं तुमसे दूर नहीं रह पाता। तुम्हारा साथ, तुम्हारा प्यार ही जैसे मेरे लिए सब कुछ है। मैं बस हर हाल में तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, फिर चाहे तुम्हारी खुशियों के लिए मैं क्यों ही बर्बाद नहीं हो जाऊं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पाखी, बहुत प्यार, और मैं चाह कर भी खुद को तुमसे प्यार करने से नहीं रोक सकता। इतना कहकर आदित्य ने पाखी को धक्का दिया। पाखी सोफे पर जा गिरी। सब सही कहते हैं, तुम सिर्फ खुद के बारे में सोचती हो, तुम कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती, आदित्य ने नफरत से कहा। खुदगर्ज ही तो हूं मैं, हमेशा खुद के बारे में सोचा मैंने। जब मैंने अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहा तो पापा के पास पैसे नहीं थे। मेरी शादी में होने वाले पैसों को वो मेरी पढ़ाई में नहीं लगाना चाहते थे। उनके लिए मेरी पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी मेरी शादी थी। लेकिन मैंने मेहनत की और एक अच्छे कॉलेज में स्कॉलरशिप हासिल की। मेरी ही जिद थी पढ़ना, तो ये सब मैंने खुद के लिए ही तो किया। पाखी ने सोफे पर बैठे हुए चेहरा नीचे रखे हुए कहा। पाखी ने अपना चेहरा उठाया और अपनी दर्द से भरी लाल आंखें आदित्य की आंखों में डालकर कहा, जब मैं जॉब करना चाहती थी तो मम्मी पापा ने जबरदस्ती मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके मुझसे एक अनचाहे रिश्ते के लिए हाँ भरवा ली। तब मैं ही तो खुदगर्ज थी। जब मुझसे प्यार का झूठा वादा करके नीलेश ने मुझे बुलाया और मैं बेवकूफों की तरह उसके पीछे चली गई और वो मुझे धोखा देकर कभी आया ही नहीं और उसने किसी और से शादी कर ली, तब खुदगर्ज मैं ही तो थी। पाखी खड़ी होकर आदित्य के पास गई।
पर शादी से पहले भागकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। नीलेश के बहकावे में मुझे नहीं आना चाहिए था। उस समय बस मैं अपने आने वाली जिंदगी के बारे में सोच रही थी। यही मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी थी। मैंने तुम्हारे बारे में, अपने मम्मी पापा के बारे में, अपने भाई बहन के बारे में, किसी के बारे में भी नहीं सोचा। हाँ, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे अपनों का हाथ मेरे हाथ से छूट गया। मैं बिल्कुल टूट गई थी। मैं कभी आपके सामने नहीं आना चाहती थी, पर किस्मत ने हमें आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। आप मेरी जिंदगी में लौट कर आए। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने मुझे सहारा दिया। आपसे मिलकर मुझे पता चला कि प्यार क्या होता है। मेरे पापा ने मेरे लिए हीरा ढूंढा था और मैं पत्थर के पीछे भाग रही थी। मुझे तो पता भी नहीं चला कि मैं कब आपसे प्यार करने लगी। आपकी अच्छाइयों ने मुझे जीत लिया। पर अब जब मैंने आपसे जाने के लिए कहा तो आपने एक बार भी मुझे नहीं रोका। पाखी ने आदित्य की आंखों में देखते हुए कहा, क्या आपको इन 2 महीनों में कभी मेरा प्यार महसूस नहीं हुआ? क्या आपको छोड़कर जाने का दर्द एक बार भी आपको मेरी आंखों में नहीं दिखा? पाखी ने पूछते हुए आदित्य की शर्ट पकड़ ली। बोलिए आदित्य, जब राघव जी ने कहा कि मैं आपको आपके परिवार से दूर करना चाहती हूँ तो क्यों आपने मेरा हाथ नहीं पकड़ा? तब क्यों आपने ये नहीं कहा कि आप मुझसे प्यार करते हैं? बोलिए। पाखी रोती हुई आदित्य के शर्ट से लटकते हुए नीचे बैठ गई। पाखी जोर जोर से रोने लगी। आदित्य भी उसके साथ नीचे बैठ गया। मुझे लगा कि तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करोगी, आदित्य ने कहा। पाखी एक झटके से उसके गले लग गई। आई लव यू आदित्य, आई लव यू। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं तो बस आपको आपके परिवार के साथ खुश देखना चाहती थी। मुझे लगा कि मेरी वजह से आप अपने परिवार से अलग हो जाओगे, इसीलिए आपसे दूर जाना चाहती थी, पाखी ने रोते हुए कहा। आई लव यू टू पाखी। आदित्य ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। दोनों ही कुछ देर के लिए इसी तरह गले लगे रहे। उनके प्यार के इजहार ने दोनों के ही दिल में जमी बर्फ को पिघला दिया और आंसू बनकर बाहर निकल गई। अभी वो दोनों गले लगे हुए थे कि पीछे से किसी के खांसने की आवाज आई। अब दोनों का इजहार मोहब्बत, शिकवा शिकायत, प्रेम मिलाप खत्म हो गया हो तो हमारी तरफ भी देख लो भाई। दोनों जल्दी से अलग हुए और आवाज की तरफ देखा तो सामने जीजा जी खड़े थे। उनको देखकर दोनों छिप गए। आदित्य के घर आने पर दोनों ने झगड़ा शुरू कर दिया था और गेट बंद करना भूल गए थे। जीजा जी जाकर सोफे पर आराम से बैठ गए और बोले, साले साहब, आज तुम्हारा जन्मदिन था। मैं इधर से निकल रहा था तो सोचा तुम्हें जन्मदिन की मुबारकबाद देता चलूं, पर यहाँ तो सीन ही कुछ और चल रहा था। आदित्य और पाखी मुंह फाड़े जीजा जी को देख रहे थे और शर्माते हुए जमीन में गड़े जा रहे थे। जीजा जी आगे बोले, देखो पाखी, पहले तो आदित्य तुमसे प्यार करता था, तुम नहीं करती थी, पर अब तुम भी आदित्य से प्यार करने लगी हो तो मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई एहसास नहीं है। पर तुम दोनों एक बात बताओ कि क्या सारी जिंदगी ऐसे ही छुप छुप कर रहोगे? अपने रिश्ते के बारे में घर वालों को बताना है या नहीं, या अपना ये रिश्ता दुनिया से छुपा कर रखना है? अब कोई गलती मत करना। शादी के पवित्र बंधन में बंधकर ही अपने रिश्ते की शुरुआत करना, और बड़ों के प्यार और आशीर्वाद के बिना शादी जैसे पवित्र रिश्ते की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। और बाकी तुम्हारे पिताजी की तबीयत अब ठीक है, अब वे कोमा से बाहर आ गए हैं। 1 महीना पहले उन्हें छुट्टी मिल गई थी, अब वे घर पर ही आराम कर रहे हैं। ये सुनते ही पाकी बहुत ज्यादा खुश हो गई। जीजा जी ने उन दोनों को भी बैठने का इशारा किया। आदित्य और पाकी अब थोड़ा नॉर्मल हो गए थे। जीजा जी को अचानक से देखकर उन दोनों के तो तोते ही उड़ गए थे। आदित्य ने जीजा जी से कहा, जीजू अब हमें क्या करना चाहिए? तो जीजा जी बोले, देखो, तुम्हारी मम्मी और बहन को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है, पर बाकी के घर वालों को मनाने की जिम्मेदारी तुम दोनों की है। जब तक सब नहीं मान जाते तब तक ये शादी नहीं होगी। फिर तीनों ने मिलकर काफी देर तक इस बारे में बातचीत की और कुछ योजना बनाकर जीजा जी चले गए। रात बहुत हो गई थी। जीजा जी के जाने के बाद पाकी और आदित्य भी अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। अगले दिन सुबह सवेरे ही आदित्य पाकी को लेकर पाकी के शहर निकल गया। उन्होंने वहां जाकर एक होटल में कमरा किराए पर ले लिया। दोनों थके हुए थे तो उस दिन तो उन्होंने आराम किया। अगले दिन सुबह आदित्य पाकी को लेकर उस मंदिर में चला गया जहां दादी जी रोजाना पूजा करने आती थी।
पाकी ने अपने चेहरे को दुपट्टे से ढक लिया था ताकि कोई उसे पहचान नहीं पाए। जैसे ही दादी पूजा करके मंदिर से बाहर आई तो सीढ़ियों पर ही उन्हें आदित्य मिल गया। आदित्य ने दादी जी के पांव छुए। दादी ने आदित्य को पहचान लिया था। दादी ने आदित्य से पूछा, कैसे हो बेटा? आदित्य ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ दादी जी। दादी कुछ और बोलती इससे पहले ही आदित्य ने कहा, दादी जी मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। किससे मिलवाना चाहते हो बेटा? आइए तो सही दादी, आप खुद देख लीजिए। ये कहकर आदित्य दादी का हाथ पकड़कर मंदिर के पीछे ले गया जहाँ कोई नहीं था। आदित्य ने दादी को एक जगह पर बिठा दिया। तभी वहां पाकी भी आ गई। दादी ने पाकी को पहचाना नहीं और पूछने लगी, बेटा ये कौन है? पाकी ने अपने चेहरे से दुपट्टा हटा दिया। पाकी को देखकर दादी गुस्से से भर उठी। करम चली, कहाँ मर गई थी अपने बाप की पगड़ी को उछाल कर? तूने एक बार भी हमारी इज्जत का ख्याल नहीं किया। हमारे खानदान की इज्जत तूने मिट्टी में मिला दी। और अब यहाँ तू क्या करने आई है और इसके साथ तू क्या कर रही है? पाकी ने आओ देखा ना था और दादी के पैर पकड़ लिए। दादी बड़बड़ाती रही पर पाकी ने दादी के पांव नहीं छोड़े। पाकी बोली, दादी माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। ना समझी में चली गई थी पर अब मेरी समझ में आ गया है, जिसे आपने मेरे लिए चुना था वही मेरे लिए सबसे अच्छा वर है। मैं आदित्य से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। दादी ने गुस्से में कहा, क्यों री? जब हमने इसे तेरे लिए चुना था तब तो इसमें कांटे लग रहे थे और अब तो खुद इससे शादी करना चाहती है तो इसमें फूल लग गए। आदित्य तो दादी की बात सुनकर हंसते हंसते पागल हो गया। पाकी ने आदित्य को घूर कर देखा तो आदित्य ने अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल किया पर फिर भी उसकी हंसी नहीं रुक रही थी। पाकी ने तब तक दादी के पांव नहीं छोड़े जब तक दादी ने उसे माफ नहीं कर दिया। काफी देर में दादी का गुस्सा शांत हुआ। दादी दोनों की तरफ देखकर बोली, पहले मुझे सारी बात बताओ कि क्या हुआ था, तब मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊंगी। तब पाकी ने दादी को शुरू से लेकर आखिरी तक सारी बात बता दी। देख, गलती तो तूने बहुत बड़ी की है। तेरे कारण मेरा बच्चा मौत के मुंह में चला गया था। बहुत मुश्किल से वो संभला है। तो अब ऐसा कोई भी काम मत करियो कि जिससे वह दोबारा मौत के मुंह में चला जाए। जैसे जैसे मैं बताती हूँ तू वैसे वैसे करना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है दादी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। पाकी ने दादी से कहा। दादी ने आदित्य और पाकी से कहा, तुम दोनों यहीं रुको, मैं घर जा रही हूँ और कुछ देर में कोई बहाना बनाकर मैं इसकी माँ को यहीं लेकर आती हूँ। तुम दोनों अभी घर मत आना, बहू से यहीं बात कर लेना। ठीक है दादी। पाकी और आदित्य ने हामी भर ली। दादी उन दोनों को अच्छी तरह समझाकर वहां से चली गई। वे दोनों दादी का वहीं पर इंतजार करते रहे। 1-2 घंटे बाद दादी पाकी की माँ को लेकर वहां पहुंच गई। पाकी को देखकर पहले तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया। पाकी ने सब कुछ चुपचाप सुन लिया। उसने अपनी माँ के भी पैर पकड़ लिए और जब तक उन्होंने माफ नहीं कर दिया उसने पैर नहीं छोड़े। माँ की ममता कितनी देर अपनी बच्ची से नाराज रहती, उन्होंने भी पाकी को माफ कर दिया और गले से लगा लिया। इतने दिनों बाद अपनी बच्ची को देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दादी ने भी पाकी की माँ को समझाया, चलो जो हुआ सो हुआ, अब अपनी बच्ची वापस आ गई है। पाकी की माँ समझ तो गई थी पर अब सारा मसला ये था कि पाकी के पिता को अब ये सब कुछ कैसे बताएं। चारों वहीं बैठ गए और कुछ सोचकर चारों ने एक योजना बनाई। पाकी और आदित्य होटल की तरफ निकल गए। दादी और माँ घर की तरफ चली गई। रात के 8 बजे थे। पाकी की माँ और दादी दोनों पड़ोस में चली गई और बच्चों को भी साथ में ले गई। घर पर केवल पाकी के पिताजी थे। वो बरामदे में बैठे थे। कुछ लेने के लिए वे अपने कमरे में गए तो देखा कि उनके कमरे में पीट के कोई लड़की बैठी थी। उन्होंने सोचा घर पर तो कोई भी नहीं है, तो फिर ये कौन है? वो उसके पास गए और बोले, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? उसने जैसे ही अपना चेहरा उनकी तरफ किया तो वो देखकर हैरान रह गए। ये कोई और नहीं पाकी थी। उसे देखकर पिताजी वहीं पास पड़ी कुर्सी पर धम से बैठ गए। पाकी जल्दी से उठी और अपने पिता के पैरों के पास बैठ गई और बोली, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। आपने मेरे लिए हीरा ढूंढा था और मैं पत्थर को हीरा समझकर उसके पीछे भाग रही थी। पिताजी ने गुस्से में कहा, क्यों आई हो तुम यहाँ? चली जाओ यहाँ से। मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर सबके सामने मुझे बेइज्जत करके तुम्हारा दिल नहीं भरा जो फिर से मुझे बेइज्जत करवाने के लिए यहाँ आ गई। पाकी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, पिताजी
कहाँ जाऊं मैं? आपकी माफ़ी के बिना तो मैं मर भी नहीं सकती। मुझे याद है एक बार बचपन में मेरे चेहरे पर चोट लग गई थी, तो आपने मेरा कितना ध्यान रखा था, कितना इलाज करवाया था मेरा, कि कहीं इस चोट के कारण मेरी बेटी का चेहरा खराब ना हो जाए, कहीं मेरी बेटी की खूबसूरती खराब ना हो जाए। और इसी खूबसूरती के घमंड में मैंने आपकी इज्जत उछाल दी। मुझे लगा कि आदित्य मेरे सामने कुछ भी नहीं है। आप लोग मुझे बस एक बोझ समझते हैं और किसी भी तरह मेरी शादी करवाना चाहते हैं, पर मैं गलत थी। आदित्य एक हीरा है। पाखी ने रोते रोते शुरू से लेकर आखिर तक अपने पिताजी को सारी बात बता दी। पिताजी, आदित्य ने मुझे सहारा दिया, मेरा बहुत ख्याल रखा, आपने मेरे लिए सही वर चुना था। आदित्य एक हीरा है, वो बहुत अच्छे इंसान है। अब मैं दिल से आदित्य से ही शादी करना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दो पिताजी, अपनी नासमझ नादान बेटी को माफ कर दो। बेटी को इस तरह रोता देखकर एक बाप का दिल पिघल गया। आखिर एक बेटी बाप का कलेजा होती है। उन्होंने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। पाखी और पिताजी दोनों ही रो रहे थे। तभी कमरे में आदित्य को लेकर दादी और माँ भी आ गई। आदित्य को देखकर पिताजी हैरान रह गए। फिर दादी ने पाखी के पिताजी को सारी बात बता दी कि कैसे सुबह मंदिर में आदित्य पाखी को लेकर आया था। दोनों छोटे भाई बहन भी पाखी के गले लग गए। उधर राघव जी ने आदित्य की माँ और बहन यानी अपनी पत्नी को कैसे मनाना है, उसकी सारी तरकीब सोच ली थी। अपने घर पहुंचकर वे चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गए। आदित्य की मम्मी भी वहीं आई हुई थी। छाया ने जब उन्हें चुपचाप देखा तो वे कमरे में गई और उनसे पूछा, क्या बात है जी, आप इतने चुपचाप क्यों हो? तो राघव जी ने कुछ नहीं कहा और आंखें बंद करके लेटे रहे। छाया के कई बार पूछने के बाद उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारे भाई की चिंता हो रही है, बस इसलिए परेशान हूँ। छाया ने घबरा कर पूछा, क्यों, मेरे भाई को क्या हुआ? क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे? कुछ नहीं, तुम मुझसे कुछ भी मत पूछो, राघव जी ने बेरुखी से जवाब दिया। बस इतना सुनना था कि छाया के हट पे लग गए। वे घबरा गई और राघव जी के पीछे पड़ गई। जब छाया ज्यादा जिद करने लगी तो राघव जी ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, तुम्हारे भाई को प्यार हो गया है? ये सुनकर छाया हैरानी से बोली, अरे ये तो खुशखबरी है और आप ऐसे बता रहे हैं कि पता नहीं क्या गजब हो गया है। खुशखबरी तो तब होती ना जब तुम दोनों माँ बेटी उस लड़की को पसंद करती। तुम्हें वे लड़की पसंद ही नहीं आएगी, इसीलिए तो मैं परेशान हूँ। अब पता नहीं बेचारा आदित्य क्या करेगा। तुम दोनों उस लड़की से उसकी शादी नहीं होने दोगी, क्योंकि तुम्हें अपने भाई से ज्यादा और उन्हें अपने बेटे से ज्यादा समाज की जो चिंता होगी। और वह बेचारा उसके गम में पता नहीं क्या क्या करेगा। हो सकता है शराब भी पीना शुरू कर दे या कुछ और गलत हरकतें करना शुरू कर दे। पर एक बात का ख्याल रखना, अगर वे कुछ भी गलत करेगा तो उस सब की जिम्मेदार तुम दोनों होंगी। छाया ये सब सुनकर घबरा गई। वह बोली, आप पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? साफ साफ क्यों नहीं बताते कि वे लड़की कौन है जिससे उसे प्यार हुआ है? राघव जी चुप हो गए और आंखें बंद करके लेट गए। छाया बाहर आ गई और माँ को सारी बात बता दी। माँ ने कहा कि मैं खुद दामाद जी से बात करूंगी, तू चिंता मत कर। कुछ समय बाद राघव जी बाहर हॉल में सोफे पर आकर बैठ गए। आदित्य की माँ भी वहीं आकर बैठ गई और उनसे उस लड़की के बारे में पूछने लगी। तो उन्होंने बाकी के बारे में बता दिया। बाकी के बारे में सुनकर वो हैरान रह गई। अब राघव जी ने बोलना शुरू किया, देखिए माँ, अब बाकी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। पहले वे आदित्य से प्यार नहीं करती थी, पर अब वे भी आदित्य से प्यार करती है। तो हमारे लिए आदित्य की खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। आप किसी और से उसकी शादी कर देंगी तो वे कभी खुश नहीं रहेगा। इसलिए ठंडे दिमाग से सोचिए, ये उसका जीवन है और उसको पूरा अधिकार है अपना जीवन साथी अपनी मर्जी से चुनने का। माँ, आप आज हैं, कल नहीं रहेंगी। कल को अगर आदित्य अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं रहा तो फिर क्या होगा? और रही बात छाया और मेरी, तो हमारा परिवार अलग है और आदित्य का परिवार अलग होगा। मैं छाया को कभी भी आदित्य के ऊपर उसकी मर्जी थोपने नहीं दूंगा। आदित्य को बस आपके प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है। बहुत सोच समझ कर फैसला लीजिएगा। राघव जी की बात सुनकर आदित्य की माँ सोच में पड़ गई। वह एक भली औरत थी और अपने बेटे को खुश देखना चाहती थी। आदित्य की माँ ने कुछ देर सोचकर अपनी रजामंदी दे दी। माँ के हाँ होते ही राघव जी ने छाया की तरफ घूर कर देखा तो छाया हड़बड़ाकर बोली, आप मुझे क्यों घूर रहे हैं? जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी?
और हमारी तो काजी माँ है, और जब उन्होंने ही हाँ कर दिए तो अब मेरा क्या मतलब बीच में टांग अड़ाने का। हम तो बाराती हैं, जब कहेंगे चल पड़ेंगे। छाया की बात सुनकर राघव जी हंसने लगे और बोले, ये हुई ना बात। अच्छा हुआ तुमने इस मामले में अपनी टांग नहीं अड़ाई, वरना तुम्हारी टांग मुझे जबरदस्ती हटानी पड़ती। राघव जी की बात सुनकर माँ और छाया दोनों हंसने लगी। राघव जी छाया और माँ को लेकर पाकी के घर पहुंच गए। अपने घर वालों को देखकर आदित्य की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पाकी ने आगे बढ़कर सबके पांव छुए। छाया ने पाकी से कहा, क्यों पाकी, जब हम सब खुशी खुशी तुम्हारी शादी अपने भाई से कर रहे थे तब तो आप भाग गईं। तब क्या मेरे भाई में कांटे लग रहे थे? और अब क्या मेरे भाई में फूल लग गए जो मेरे भाई से खुद शादी करने के लिए सबको मना रही हो? छाया की बात सुनकर सब हंसने लगे। तभी दादी बोली, ये आजकल के बच्चे थोड़ा सा क्या पढ़ लिख जाते हैं, अपने आप को ज्यादा होशियार समझने लगते हैं। कोई काम हम करें तो वो गलत, और उसी काम को ये करें तो सही। मेरी नजर से देखो तो मुझे तो ये मंद बुद्धि नजर आते हैं। दादी की बात सुनकर सभी ने इतनी जोर का ठहाका लगाया कि हंसते हंसते सबके पैर दुख गए। अब तो सबको एक ही टॉपिक मिल गया था। जो भी पाकी को देखता वह बस उसे इतना ही कहता, मंद बुद्धि। आदित्य का एक अलग ही स्वैग चल रहा था। वह तो अकड़ कर फिर रहा था, क्योंकि सब कुछ किया धरा तो पाकी का था। शादी से वह थोड़े ही ना भागा था, भागी तो पाकी थी। तो इसलिए उसे बुद्धिमान जीजा जी का खिताब मिल गया और पाकी को मंद बुद्धि का। दोनों के घर वालों ने पंडित जी को बुलाकर शादी का मुहूर्त निकलवाया। तो एक हफ्ते के अंदर शादी का मुहूर्त निकल गया। आदित्य अपने परिवार के साथ चला गया और जाकर शादी की तैयारी में लग गया। शादी के फिर से कार्ड छपे और शादी के कार्ड पर फिर से वही नाम थे जिसे देखकर लोग हैरान थे। मिताली भी शादी से 2 दिन पहले आ गई थी और खाने का भरपूर आनंद उठा रही थी। पाकी ने सबसे कह दिया था कि खाना बनते ही भगवान को भोग चढ़ाने के बाद सबसे पहले मिताली को मिलना चाहिए। पाकी की यह घोषणा करने के बाद मिताली बहुत खुश थी और कुछ न कुछ खाते हुए इटलाती हुई घूम रही थी। ठीक 1 हफ्ते बाद आदित्य धूमधाम से बारात लेकर पाकी के घर पहुंचा। लाल जोड़े में दुल्हन बनी पाकी बहुत खूबसूरत लग रही थी और बारात के आने का इंतजार कर रही थी। आज पाकी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, आदित्य के प्यार की चमक। दोनों ने सभी रिश्तेदारों और मेहमानों के सामने 7 फेरे लिए और विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। पाकी विदा होकर आदित्य के घर आ गई। आदित्य के कमरे में दुल्हन की सेज पर बैठी पाकी आदित्य का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद आदित्य कमरे में आया और पाकी के पास आकर बैठ गया। आदित्य ने उसका घूंघट उठाया और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर देखने लगा। आज आदित्य को अपनी मोहब्बत मिल गई थी। पाकी के मासूम से चेहरे में वे फिर से खो गया, पर आज उसे कोई बेचैनी, कोई घबराहट नहीं थी, क्योंकि आज इस चेहरे को जी भरकर देखने का हक उसके पास था। आज उसने जी भरकर पाकी के चेहरे को देखा। आदित्य और पाकी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पाकी ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को पूरी तरह आदित्य को समर्पित कर दिया। आदित्य की बाहों में पाकी पिघल गई और दोनों के बीच की दूरी मिट गई। पाकी ने आदित्य के जीवन में अपने प्यार से खुशियां ही खुशियां भर दी और आदित्य ने जैसे पाकी के सपनों को ही अपना मान लिया था। पाकी ने जॉब कर ली और अपनी सैलरी का आधा हिस्सा अपने घर पर देने लगी। पाकी ने अपने पिता से वादा किया था कि जब तक उसके बहन और भाई किसी लायक नहीं हो जाते तब तक वे अपनी सैलरी का आधा हिस्सा अपने घर पर देगी। पाकी के पिता अपनी बेटी को खुश देखकर स्वस्थ हो रहे थे। पाकी जब घर पर आती तो दादी उसे 2-4 अच्छी बातें जरूर बताती और अब पाकी भी दादी की हर बात बड़े गौर से सुनती थी और व्यवहार में शामिल भी करती थी। पाकी ने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा था और उसे समझ में आ गया था कि तन की सुंदरता से ज्यादा मन का सुंदर होना बहुत जरूरी है। अब वे किसी को भी उसकी पर्सनैलिटी से जज नहीं करती थी और अब पाकी और आदित्य एक खुशहाल जीवन जीने लगे। कुछ लोग तन की सुंदरता को मन की सुंदरता पर महत्व देते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।